सो वेलकम बैक टू दिस चैनल गाइज। आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं जो हमारे इंडियन इकोनॉमिक्स का जो दूसरा बुक है हमारा इकोनॉमिक्स का, उसमें जो चैप्टर सेकंड है इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990। इस बेसिकली हम लोग पहले चैप्टर में क्या पढ़े थे, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो ब्रिटिशर हमारे देश के इकोनॉमी को किस हालत में यहाँ पे छोड़ कर गए। तो उसमें हम लोग क्या जाने थे, हम लोग एग्रीकल्चर से लेकर यहाँ पे इंडस्ट्री या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर उस टाइम पे हमारे देश का था वो सब हम लोग जाने लो कि कैसे ब्रिटिशर हमारे देश को उतना पीछे छोड़ कर गए थे। तो जैसे ही हमारा देश आज़ाद होता है तो हमारे लीडर के सामने बड़ा सवाल यही सामने आता है कि कैसे हम इस वे में रूल करें ताकि हम यहाँ पे अपने देश को विकसित भी बना सके। तो यही सब चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि हमारे गवर्नमेंट के यहाँ पे अप्रोच क्या रहता है। तो वही बता रखा है, after studying this chapter the learner will came to know the goals of 5-year plan, know about the development policy in different sectors such as agriculture and industry from 50 to 90, learn to think about the merit and limitation of regulated economy। तो यही बता रखा है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हमारे देश जो 5 ईयर प्लान का पॉलिसी लेता है, अब जो पॉलिसी का अप्रोच रहता है इसको फॉलो करता है। तो ये 5 ईयर प्लान क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट किन किन सेक्टर में कैसे ध्यान देगी हर एक 5 ईयर प्लान पे। या फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कि एग्रीकल्चर से लेकर इंडस्ट्री सेक्टर के लिए जो गवर्नमेंट यहाँ पे पॉलिसीज लेकर आई थी 1950 से 1990 के बीच में, वो क्या क्या थे। फिर हम लोग यहाँ पे लास्ट में क्या जानेंगे कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो रेगुलेटेड इकोनॉमी की थी उसके यहाँ पे मेरिट या फिर डिमेरिट्स क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन दे रखा है, यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होगा। ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया वोक टू अ न्यू डॉन ऑफ फ्रीडम, फाइनली वी वर मास्टर ऑफ आवर डेस्टिनी आफ्टर सम 200 ईयर ऑफ ब्रिटिश रूल, द जॉब ऑफ नेशन बिल्डिंग वाज नाउ इन आवर हैंड, द लीडर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैड टू डिसाइड अमॉन्ग अदर थिंग्स द टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम most suitable for our nation, a system which would promote the welfare of all rather than a few. There are different type of economic system and among them socialism appealed to Jawaharlal Nehru the most. However, he was not in favor of kind of socialism established in the former Soviet Union, where all means of production, all the factories and farm in the country were owned by the government. There was no private property. It is not possible in democracy like India for the government to change the ownership pattern of land and other properties ऑफ ए सिटीजन इन अ वे डेट इट वाज डन इन द फॉरवर्ड सोवियत यूनियन। अब देखो यहाँ पे यही बता रखा है कि जैसे ही हमारा देश आज़ाद होता है, जो ब्रिटिशर के 200 साल का यहाँ पे राज रहता है उसके बाद से, तो अब अपने देश का तकदीर लिखने का जो किस्मत रहता है वो हमारे हाथ में रहता है कि हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देश आज़ाद होने के बाद हमारे सामने यही रहता है कि हमको अपने नेशन को बिल्ड कैसे करना है। तो इसके बाद क्या होगा यहाँ पे, इसके बाद यही होगा कि हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होगा कि हम कौन सी इकोनॉमिक सिस्टम को यहाँ पे फॉलो करें। तो हम लोग क्या, यहाँ पे बहुत सारे इकोनॉमिक सिस्टम है जिसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें से हमारा देश कौन सा यहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करता है, हमारा रहता है सोशलिज्म का। हमारा सोशलिज्म का इस वे में रहता है, सोशलिज्म का इसलिए रहता है क्योंकि हम लोग को पूरे हमारी जितनी जनता है उनका यहाँ पे क्या भलाई का काम करना है, सिवाय सिर्फ कुछ लोगों का। मतलब हम एज अ लीडर ऑफ द कंट्री, उस समय जो कांग्रेस पार्टी थी उनका यही क्या नाम था कि हमको पूरे देश को लेकर चलना है साथ में, ना कि सिर्फ कुछ लोगों को यहाँ पे लेकर चलना है। तो इसलिए यहाँ पे जो सोशलिज्म का आइडिया था जवाहरलाल नेहरू को सबसे ज़्यादा यहाँ पे अट्रैक्टिव लगता है। पर नेहरू जो सोशलिज्म का आइडिया बेसिकली आया कहाँ से था, जो सोवियत यूनियन था वहीं से सोशलिज्म का आइडिया निकल कर आया था, क्योंकि वहाँ पे इम्प्लीमेंटेड था ये। उससे पहले थ्योरी में लिखा हुआ जरूर था पर इम्प्लीमेंट करने वाला इसको कौन था, जो सोवियत यूनियन है वो। पर नेहरू पूरे तरीके से जो सोवियत यूनियन में सोशलिज्म का आइडिया को माना जाता था वो नेहरू उसके पूरे तरीके से यहाँ पे पक्ष में नहीं थे। क्योंकि देखो यूएसएसआर में क्या था यहाँ पे कि वहाँ पे जितने भी फैक्ट्रीज से लेकर फार्म या फिर कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है वो किसके द्वारा ऑन किया जा रहा है, जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसके द्वारा ऑन किया जा रहा है। यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी के पास नहीं है। और साथ में क्या है, ये हमारे लिए, इंडिया जैसे एक देश के लिए ये मतलब इम्पॉसिबल सा चीज है कि मतलब हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट है क्या करे, यहाँ पे लैंड से लेकर जितनी भी प्रॉपर्टी है ये यहाँ पे सिटीजन को ना देकर खुद के पास ये सब रख ले। Nehru and many other leaders and thinker of the independent India sought an alternative to the extreme version of capitalism and socialism। अब देखो इसी से क्या होता है, जो नेहरू या फिर उनके साथ और जो लीडर थे वो क्या करते हैं, वो एक बीच का रास्ता निकालते हैं। उनका रहता है कि ना हमको एक्सट्रीम सोशलिज्म फॉलो करना है जो हमारा यूएसएसआर में फॉलो होता था, ना एक्सट्रीम कैपिटलिज्म फॉलो करना है जो हमारा यूएस में फॉलो होता था।
Basically, sympathizing with the socialist outlook, they found the answer in an economic system which in their view combine the best feature of socialism without its drawback. अब देखो, इसलिए ये लोग क्या करेगा, लोग सोशलिज्म का उन आइडिया को ये लोग फॉलो करेगा जिसका यहाँ पे कोई ड्रॉबैक नहीं था, यानी कोई उसका घाटा नहीं था। फिर आगे है, इन दिस व्यू इंडिया वुड बी अ सोशलिस्ट सोसाइटी विथ स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर बट ऑल्सो विथ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे क्या बता रखा है कि ऐसे ही हमारा देश क्या सिस्टम फॉलो करेगा कि हमारा सोशलिस्ट सोसाइटी तो रहेगा पर साथ में यहाँ पे सोशलिस्ट सोसाइटी रहेगा जिसमें गवर्नमेंट यहाँ पे चीज़ों को ऑन करेंगी, पर साथ में यहाँ पे हम लोग प्राइवेट प्लेयर को भी यहाँ पे मौका देंगे कि वो भी यहाँ पे जो भी यहाँ पे मतलब देश के रिसोर्सेज है उनको यहाँ पे ऑन कर सके। द गवर्नमेंट वुड प्लान फॉर economy with private sector being encouraged to be a part of plan effort. The industrial plan resolution of 1948 and directive principle of Indian constitution reflected this outlook. अब यही बता रखा है कि जो हमारी सरकार रहती है उसका यही अप्रोच रहता है कि हमको क्या करना है, प्राइवेट सेक्टर को भी यहाँ पे इनकरेज करना है। वो हमको देखने को ही मिलता है जब हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948 में आएगा या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डीपीएसपी में इसके बारे में लिखा भी गया है। In 1950, the Planning Commission was set up with the Prime Minister as its chairman. The era of 5-year plan had begun. अब देखो आगे ये बता रखा है कि ऐसे करके क्या होगा, हम लोग यहाँ पे 5 ईयर प्लान का यहाँ पे फॉलो करेंगे लोग, और उसके चेयरपर्सन कौन रहेंगे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो इसके चेयरपर्सन रहेंगे। उसका टर्म टोटल 5 ईयर्स के लिए रहेगा। प्लानिंग कमीशन को इसलिए बनाया गया था ताकि उन 5 सालों में हमको कैसे अपने देश को किस किस सेक्टर पे हमको ज़्यादा ध्यान देना है, किधर ज़्यादा हमको अपने रिसोर्सेज को लगाना है, ये सब प्लानिंग कमीशन का काम था, ये बताता था। और आने वाले हम लोग 5 साल में वैसे अपने पॉलिसी को यहाँ पे चलाते थे। तो उससे पहले हम लोग आगे पढ़े, उससे पहले यहाँ पे हम जान लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में यहाँ पे बुक बता रखा है। तो देखो सबसे पहले क्या है, एवरी सोसाइटी हैज टू आंसर 3 क्वेश्चन। What good and services should be produced in country? How the goods and services be produced? Should producer use more labor or more capital for producing things? How should the good and services distributed among people? देखो किसी भी सोसाइटी के लिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर करना उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है। पहला क्या कि कैसे गुड्स और सर्विस कोई भी देश में यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाएगा। फिर दूसरा क्या कि यहाँ पे जो गुड्स और सर्विस यहाँ पे प्रोड्यूस होगा तो उसमें जो प्रोड्यूसर होंगे ये ज़्यादा उसमें ह्यूमन लेबर का इस्तेमाल करेंगे या फिर मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा उस गुड और सर्विसेज को यहाँ पे प्रोड्यूस करने के लिए, कि हमको ज़्यादा ह्यूमन लेबर का यहाँ पे जरूरत पड़ेगा या फिर हमको यहाँ पे मशीन से वो काम चल जाएगा। फिर यहाँ पे क्या दे रखा है कि हाउ शुड द गुड, अब उसके बाद क्या बता रखा है कि जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो जाएगा उसको अपने जनता के बीच में कैसे हमको बांटना है, अपने देश के सिटीजन के बीच में। ये तीसरा सवाल का हमको क्या आंसर करना पड़ेगा। तब देखो यहाँ पे आगे बता रखा है, वन आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डिपेंड ऑन द मार्केट फोर्स ऑफ द सप्लाई एंड डिमांड। आगे ये बता रखा है कि एक तो आंसर ये हो जाएगा कि मार्केट में किस चीज का कितना सप्लाई है और जिस हिसाब से सप्लाई होगा उस हिसाब से हम क्या करेंगे, किस मार्केट में किसी चीज का कितना डिमांड है, जिस हिसाब से मार्केट में डिमांड रहेगा उस हिसाब से क्या यहाँ पे सप्लाई होगा। In a market economy, the so-called capitalism, only those consumer goods will be produced that are in the demand, goods that can be sold profitably either in domestic or foreign market. If cars are in demand, car will be produced. If bicycle are in demand, bicycle will be produced. If labor is cheaper than capital, more labor-intensive method of production will be used for and vice versa. अब देखो यहाँ पे क्या बता रखा है, यहाँ पे यही बता रखा है कि कैपिटलिज्म ऐसा सोसाइटी है, ऐसा यहाँ पे इकोनॉमिक मॉडल है जिसमें क्या रहता है कि यहाँ पे जिस चीज़ का यहाँ पे डिमांड रहेगा उसी चीज़ को हमको क्या करना है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है। मतलब जो यहाँ पे सिटीजन का या फिर लोगों का मांग रहेगा वो डोमेस्टिक मार्केट हो या फिर फॉरेन मार्केट हो, वही चीज़ हमको यहाँ पे प्रोड्यूस करना है। अगर मार्केट में कार का ज़्यादा डिमांड रहेगा तो हम यहाँ पे कार यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे। अगर मार्केट में यहाँ पे बाईसाइकिल का ज़्यादा डिमांड रहेगा तो हम क्या यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे, बाईसाइकिल यहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। फिर यहाँ पे ये बता रखा है कि साथ में ये भी है कि अब किस वे में यहाँ पे किन से प्रोड्यूस करवाना है। तो अगर यहाँ पे सस्ता, अगर हमको यहाँ पे लेबर से करवाने में सस्ता अगर पैसा कम लग रहा है तो हम लेबर का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, या फिर मशीन से कोई चीज़ यहाँ पे बनाने में या प्रोड्यूस करने में वो सस्ता पड़ रहा है तो क्या किया जाएगा, उसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा। किस इकोनॉमिक सिस्टम में, कैपिटलिज्म में।
In a capitalist society, the goods produced are distributed among people not on the basis of what people need, but on the basis of purchasing power, the ability to buy goods and services. This is one has to have the money in the pocket to buy it. Low house costing for poor is much needed, but will not count as demand in the market sense, because the poor do not have the purchasing power to back the demand. As a result, this commodity will not be produced and supplied as per market forces. Such a society did not appeal to Jawaharlal Nehru, our first prime minister, for it mean that great majority of people of the country would be left behind without the chance to improve their quality of life. अब देखो यहाँ पे क्या बता रखा है कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, यहाँ पे क्या है, गुड्स को लोगों के बीच में मतलब मान लो किसी कोई यहाँ पे जरूरतमंद है, तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कोई जरूरतमंद है, किसी के पास पैसा नहीं है, उस बेसिस पे यहाँ पे रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जाता है। यहाँ पे किस बेसिस पे किया जाता है, जिसके पास पैसा है, जो उसको यहाँ पे परचेस करने का पावर रखता है, उसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको उनके लिए यहाँ पे चीज़ों का प्रोडक्शन होगा। अगर कोई गरीब है, उसको यहाँ पे घर चाहिए, तो सरकार यहाँ पे घर बनाकर नहीं देगी। यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो लोग जिसके पास पैसा है और जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो अगर मान लो कहीं पे कैपिटलिज्म चल रहा है, तो वहां पे क्या किया जाएगा, वहां पे यही सिस्टम रहेगा कि लोग जिनके पास परचेस करने का पावर है और वो जो उनका जो डिमांड है, उसी डिमांड को हमको क्या करना है, यहाँ पे फुलफिल करना है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। तो ये जो आइडिया था, ये एक ड्रॉबैक था, जिस कारण से जो लास्ट वाला पॉइंट था, ये जवाहरलाल नेहरू को उतना अपील नहीं किया। क्यों? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू का ये कहना था कि भारत के जो यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल है, वो अगर हम लोग कैपिटलिज्म को फॉलो करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे लेफ्ट आउट हो जाएंगे, उनको चांस ही नहीं मिलेगा अपने आप को इंप्रूव कर पाने का। क्यों? क्योंकि कैपिटलिज्म, क्योंकि उस समय देश, जो हमारे देश के जितने भी नागरिक थे, उनके पास उतना पैसा नहीं था। तो इसलिए हमको ऐसा एक मॉडल लेना था जिससे क्या हो सके, सभी पे हमको मतलब हम लोग यहाँ पे क्या कर सके, जितने भी सिटीजन है उनका यहाँ पे हम लोग वेलफेयर कर सके। तो ये था कैपिटलिस्ट सोसाइटी। अब देखो सोशलिस्ट सोसाइटी क्या है। A socialist society answered the three questions in totally different manner. In a socialist society, the government decides what goods are to be produced in accordance with the need of society. It is assumed that the government knows what is good for the people of the country, and so the desire of individual consumer are not given much importance. अब देखो यहाँ पे क्या बता रखा है कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, जो ऊपर 3 सवाल उठाया गया था कि कौन कौन सा गुड प्रोड्यूस होगा, फिर जो गुड और सर्विसेज प्रोड्यूस होगा वो किन से कराया जाएगा, लेबर इंटेंसिव प्रैक्टिस रहेगा, या फिर यहाँ पे मशीन का ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, या फिर तीसरा क्वेश्चन क्या था कि मान लो जब गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो गया तो उनको लोगों के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। तो उन तीनों का यहाँ पे आंसर जो सोशलिस्ट सोसाइटी है एक अलग वे में देती है। तो यहाँ पे क्या बता रखा है, इसमें सोशलिस्ट सोसाइटी में माना जाता है कि गवर्नमेंट को पता है कि हमको अपने लोगों के लिए यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करना है, और यहाँ पे जो इंडिविजुअल कंज्यूमर का यहाँ पे जो डिजायर रहता है उसको ना ध्यान दिया जाता है। गवर्नमेंट यहाँ पे एज अ होल क्या करती है, अपने पूरे सिटीजन के लिए यहाँ पे ध्यान देती है। फिर आगे क्या बता रखा है, द गवर्नमेंट डिसाइड हाउ गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस एंड हाउ शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। आगे यही बता रखा है कि इसमें सरकार का मतलब दखल रहता है कि कैसे हमको किसी गुड्स को प्रोड्यूस करना है या फिर उसको अपने लोगों के बीच में बांटना है। इन प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूशन अंडर सोशलिज्म इज सपोज टू बी बेस्ड ऑन व्हाट पीपल नीड एंड नॉट ऑन व्हाट दे कैन अफोर्ड टू परचेस। अब देखो इसी सिस्टम में, इससे हमको क्या समझ आ रहा है, ये एक सोशलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लोग क्या चाहते हैं वो प्रोड्यूस किया जाएगा, और हमको क्या नहीं करना है। यहाँ पे सोशलिज्म में यहाँ पे क्या नहीं होता है कि ये नहीं कि जो यहाँ पे लोगों के पास परचेसिंग पावर है उनको यहाँ पे ध्यान रख के हमको किसी चीज को बनाना है, जो कि यहाँ पे कैपिटलिज्म में होता है। Like under capitalism, for example, a socialist nation provide free health care to all its citizens. Strictly, a socialist society has no private property since everything is owned by state. In Cuba and China, for example, most of the economic activities are governed by the socialist principle. अब देखो यहाँ पे यही बता रखा है कि सोशलिस्ट सोसाइटी में जैसे हमको पता है कि कोई भी यहाँ पे क्या होगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगा। सभी जितने भी देश के जो भी प्रॉपर्टीज होंगे, जो भी रिसोर्सेज होंगे, उस पे किसका मतलब सबसे पहला अधिकार रहेगा, वो स्टेट का। सब ऑन कौन करेगा, स्टेट। तो वही एग्जांपल दे रखा है, क्यूबा और चाइना में इस इकोनॉमिक सिस्टम को यहाँ पे फॉलो किया जाता था, जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल था उनका। आगे चलकर चाइना भी अपना जो इकोनॉमिक पॉलिसी होता है, सिस्टम होता है, उसको चेंज कर देता है ताकि, और उसके बाद से ही जो चाइना का इकोनॉमिक मॉडल है वो और ज्यादा यहाँ पे बूम पर आता है।
अब उसके बाद क्या है, मोस्ट इकोनॉमी एज मिक्स इकोनॉमीज, द गवर्नमेंट एंड द मार्केट टुगेदर आंसर टू द थ्री क्वेश्चन ऑफ व्हाट प्रोड्यूस, हाउ प्रोड्यूस एंड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट व्हाट इज प्रोड्यूस इन अ मिक्स इकोनॉमी. द मार्केट विल प्रोवाइड वेदर गुड्स एंड सर्विसेज इट कैन प्रोड्यूस वेल एंड द गवर्नमेंट विल प्रोड्यूस एजेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर द मार्केट फेल टू डू सो. अब देखो, अब इसी चीज में भारत यहाँ पे कौन सा अप्रोच को फॉलो करेगा, यहाँ पे जो यहाँ पे मिक्स इकोनॉमी का, यानी जो अच्छाई यहाँ पे सोशलिस्ट सोसाइटी का है उसको भी हमें अपनाना है और जो यहाँ पे कैपिटलिस्ट सोसाइटी का है उसको भी अपनाना है. तो जो मिक्स इकोनॉमी है इंडिया उसी आइडिया को यहाँ पे फॉलो करता है मिक्स इकोनॉमी का. तो उसमें क्या रहेगा कि पहले हम जो यहाँ पे एजेंशियल चीजें रहेंगी वो प्रोड्यूस कौन करेगा, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, वो इसको प्रोड्यूस करेगी. और अगर मान लो किसी चीज को यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर प्रोड्यूस कर पाने में यहाँ पे असफल रह रहे हैं, तो उन चीजों को भी लास्ट में यहाँ पे कौन प्रोड्यूस करेगी, जो स्टेट की गवर्नमेंट है, जो कंट्री की गवर्नमेंट है, वो यहाँ पे प्रोड्यूस करेगी. तो उसी चीज को हम लोग क्या करते हैं अपने इकोनॉमिक पॉलिसी में, अपने इकोनॉमिक सिस्टम में हम लोग फॉलो करते हैं. अब यहाँ पे बता रखा है कि व्हाट इज प्लान. प्लान क्या होता है, जो 5 ईयर प्लान के बारे में बता रखा है वो है A plan spell out how the resources of nation should be put to use. It should have some general goods as well as some specific objective which are to be achieved within a specific period of time. In India, plans were 5 years plan duration and were called 5-year plan. We borrowed this from former Soviet Union, the pioneer in nation planning. Our plan documents up to 2017 not only specify the objective to be attained in the first 5 year of plan, but also so what achieved over a period of 20 years. The long-term plan is called perspective plan. The 5-year plan were supposed to provide the basis for the perspective plan. अब देखो यहाँ पे बता रखा है प्लान क्या होता है. तो प्लान एक ऐसा चीज है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने किसी भी अपने देश में किसी चीज को यहाँ पे कैसे अपने देश को ग्रो करना है उसके बारे में हम लोग सोचते हैं लोग. तो इसी प्लान को हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे देश में प्लान का मॉडल आता है वो 5 ईयर का रहता है, जिस कारण से हम लोग यहाँ पे 5 ईयर प्लान के नाम से उसको जानते हैं. और उसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, यहाँ पे जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है वो इसके चेयरपर्सन होते थे. फिर आगे बता रखा है ये जो प्लानिंग का ये जो हम लोग आइडिया किससे लिए थे, जो सोवियत यूनियन था, इससे ये प्लानिंग का आइडिया हम लोग यहाँ पे अडॉप्ट किए थे. आगे यहाँ पे क्या बता रखा है कि जो ये 5 ईयर का प्लानिंग था, इसमें हम लोग का क्या रहता था, इसमें तो ये रहता ही था कि हमको 5 साल में कैसे देश को डेवलप करना है, या फिर इन 5 सालों में कैसे अपने रिसोर्सेज का किस किस सेक्टर में इस्तेमाल करना है. साथ में इसमें एक और चीज था कि हम लोग लॉन्ग टर्म विजन भी इसमें देखते थे कि आने वाले 20 साल में हमारा जो कैसे हमारा सिस्टम रहेगा. तो उसी चीज को यहाँ पे पर्सपेक्टिव प्लान बता रखा है कि 20 सालों में हमको अपने देश को कहाँ पे किस लेवल पे देखना है, उस चीज के बारे में यहाँ पे क्या बताया गया है. तो उसी 5 ईयर प्लान में यहाँ पे पर्सपेक्टिव प्लान के बारे में भी बताया जाता था, ताकि यहाँ पे क्या किया जा सके कि जो 5 ईयर का प्लानिंग है उसमें उन चीजों को रखा जाए कि हम लोग अपने आप को 20 साल बाद कहाँ देख रहे हैं, ताकि उस 20 साल बाद हम उस पोजीशन पे हम लोग पहुंच पाए. तो उन सब चीजों को हम लोग फॉलो किस हिसाब से करते थे, जो 5 ईयर का प्लानिंग रहता था उसी हिसाब से. It will be unrealistic to expect all the goals of the plan to be given equal importance in the plan. In fact, the goals may actually be in conflict. For example, goal of introducing modern technology may be in conflict with the goal of increasing employment if technology reduces the need for labor. The planners have to balance the goal, a very difficult job indeed. We find different goals being emphasized in different plans in India. अब देखो यहाँ पे क्या बता रखा है कि हम ये अनरियलिस्टिक है एक्सपेक्ट करना कि जो यहाँ पे प्लानिंग कमीशन में जो गोल बनाया गया है वो हमेशा उसको फुलफिल ही कर पाए. अब कभी कभी जो यहाँ पे प्लान बनाया जाता था वो यहाँ पे एक दूसरे प्लान से उसी प्लानिंग कमीशन के अंडर में वो उसके साथ वो कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता था. देखो कैसे प्लानिंग कमीशन में मान लो ये दिया गया है कि हमको यहाँ पे क्या करना है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यहाँ पे अपनाना है, और साथ में ये भी दे रखा है कि हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है. अगर मान लो पहले मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं था तो उसमें ज्यादा जो ह्यूमन लेबर थे उनका यहाँ पे इस्तेमाल होता था किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए. अब मान लो यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गया तो उनका तो नौकरी यहाँ पे चला गया. तो यहाँ पे दिख रहा है कि कैसे दो यहाँ पे चीज यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट में आ गए. तो वही बता रखा है कि जो गवर्नमेंट होती थी उनको यहाँ पे अप्रोच बैलेंस अप्रोच लेकर चलना पड़ता था कि दोनों एक दूसरे को पूरे तरीके से यहाँ पे क्या एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट ना कर दे. India 5-year plan did not spell out how much of each and every good and service is to be produced. There is neither possible nor necessary. It is enough
It is enough if the plan is specific about sector where it plays a commanding role, for instance power generation and irrigation, while leaving the rest for the market. अब देखो जो भारत का 5 ईयर प्लान था, इसमें जो यूएसएसआर में मॉडल रहता था कि वहाँ पे उसमें ये भी बता दिया जाता था कि कोई चीज़ का यहाँ पे प्रोडक्शन किस अमाउंट में होगा, तो हम लोग उस चीज़ को यहाँ पे फॉलो नहीं किए। जो हमारा 5 ईयर प्लानिंग था, हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या किए, हम लोग यहाँ पे पावर जनरेशन और इरिगेशन का जो यहाँ पे काम था उसको गवर्नमेंट क्या की यहाँ पे अपने अंडर में लेकर उसको डेवलप, उसको यहाँ पे और बढ़ाना शुरू कर दिया, और बाकी सब यहाँ पे जो बाकी सब यहाँ पे जो और सेक्टर था उसको यहाँ पे जो ओपन मार्केट था उसके लिए छोड़ दी। अब आगे हम लोग ये भी जानेंगे कि कैसे कैसे आगे चलकर गवर्नमेंट जो चीज़ को यहाँ पे छोड़ा गया था उसको भी यहाँ पे अंडर में लेती है। तब यहाँ से हमारा क्या शुरू होगा, द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। A plan should have some clearly specific goal. The goal of the 5-year plan were growth, modernization, self-reliance and equity. अब देखो किसी भी प्लान का यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक गोल होता है, तो जो हमारा 5-ईयर प्लान था इसका भी यहाँ पे कुछ गोल्स थे। एक क्या था कि हमको ग्रोथ करना है, दूसरा क्या था मॉडर्नाइजेशन, तीसरा सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता, उसके बाद और आखिरी क्या इक्विटी यानी सबको यहाँ पे कोई भी चीज यहाँ पे क्या बराबर में यहाँ पे मिल सके, किसी के बीच में यहाँ पे इनइक्वालिटी ना हो। This does not mean that all the plans have given equal importance to all this goal. Due to limited resources, a choice has been made in each plan about which of the goals to be given primary importance. Nevertheless, the planner have to ensure that as far as possible, the policies of the plan do not contradict these 4 goals. Let us now learn about the goal of planning in some detail. अब देखो यही बता रखा है कि अब यहाँ पे जो 4 हम लोग गोल पढ़े, एक हमारा पहला गोल क्या था कि एक तो हमारा मॉडर्नाइजेशन था, एक ग्रोथ है, एक सेल्फ रिलायंस है, एक इक्विटी है। तब 4 हमारा गोल था प्लानिंग कमीशन का। पर हमारे पास उस समय देश के पास रिसोर्सेस क्या थे, यहाँ पे बहुत ज्यादा कम, जिस कारण से सभी गोल पर हम लोग इक्वली यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे कभी ये होता था कि इन चारों गोल्स में से किसी एक गोल पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था, किसी प्लानिंग जो 5 ईयर प्लान रहता था उसमें, और किसी पे कम दिया जाता था। हाँ, पर जरूर एक चीज जरूर ध्यान रखा जाता था कि जो भी 5 ईयर प्लान बन रहा है उसमें हमको जो ये 4 गोल दे रखे हैं, ये 4 गोल कुछ ऐसा पॉलिसी नहीं लेकर आना है कि ये चारों गोल यहाँ पे क्या हो जाए, कॉन्ट्राडिक्ट हो जाए, मतलब उसके अपोजिट हमको कोई ऐसा पॉलिसी नहीं लेकर आना है इन 4 गोल के खिलाफ। तो यही बता रखा है। अब एक एक करके हम लोग यहाँ पे क्या इन चारों गोल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या दे रखा है यहाँ पे, ग्रोथ। It refers to increase in the country capacity to produce the output of goods and services within the country. It implies either a larger stock of productive capital or a larger size of supporting service like transport and banking, or an increase in the efficiency of productive capital and service. A good indicator of economic growth in the language of economics is steady increase in the ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी। अब देखो यहाँ पे क्या बता रखा है कि ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ ऐसा चीज है जिसमें हमको क्या करना है, अपने देश में ही किसी भी चीज को यहाँ पे किसी चीज को हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं तो उसका यहाँ पे क्या हो सके, यहाँ पे बता रखा है किसी भी हम लोग यहाँ पे गुड्स या फिर सर्विसेज का हम लोग यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं अपने देश में, उसको यहाँ पे क्या करना है, ग्रोथ में हमको उसको बढ़ाना है हर साल, ताकि क्या हो सके, जो भी हम अगर हम लोग हर साल अपने गुड्स और सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उससे डायरेक्टली हमारा जो जीडीपी है वो उससे बढ़ेगा। तो अगर जीडीपी बढ़ेगा तो किसी भी देश का इकोनॉमी का यहाँ पे मेजरमेंट करने का जो तरीका रहता है क्या होता है, वो जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब उसमें क्या रहेगा कि देश में जो भी सर्विसेज या फिर जो भी गुड्स यहाँ पे प्रोड्यूस होंगी सब उसके अंडर में काउंट होता है। अब यहाँ पे बता रखा है द जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। जो मैं बताया वही है कि एक साल में किसी भी देश के अंडर में कोई भी यहाँ पे गुड्स या सर्विसेज का जो प्रोडक्शन होता है और उसी को हम लोग क्या यहाँ पे बोलते हैं, जीडीपी, वो उसी के अंडर में काउंट होगा। यू हैव स्टडी दिस कॉन्सेप्ट इन क्लास 10th एज वेल। यू थिंक ऑफ जीडीपी एज अ केक एंड ग्रोथ इन इंक्रीज in the size of the cake. If cake is larger, more people can enjoy. It is necessary to produce more goods and services if people of India are to enjoy. In other words, first 5-year plan, a more rich and a varied life. अब देखो यहाँ पे क्या बता रखा है कि एग्जाम्पल से जीडीपी को समझा रखा है। मान लो एक कोई केक है, अब उस केक का जितना हम लोग साइज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अगर ज्यादा लोग मतलब खाने वाले लोगों को और ज्यादा उसमें क्या उसको एंजॉय करेंगे, क्योंकि उनको ज्यादा क्वांटिटी में केक मिलेगा। अगर मान लो इतना सा केक है और लोग ज्यादा हैं तो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा केक सबको मिलेगा। अगर मान लो उस केक का साइज और बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्टली
कि केक लोगों को ज्यादा केक यहाँ पे मिलेगा। तो सेम यहाँ पे जीडीपी के बारे में बता रखा है कि एक पहले जीडीपी का मान लो हमारा अमाउंट इतना था, अब उसी अमाउंट को हम लोग बड़ा करेंगे, तो उस बड़ा करने से क्या होगा, जो लोगों के पास यहाँ पे सर्विसेज है वो उनको ज्यादा मिलेंगी, जिस कारण से डायरेक्टली फायदा किसको होगा, जो लोग हैं उनका होगा। The GDP of a country is derived from the different sector of economy, namely agriculture sector, the industrial sector and service sector. The contribution made by each of these sector makes the structural composition of economy. अब देखो यहाँ पे यही बता रखा है, किसी भी देश का जो जीडीपी हम लोग निकालते हैं वो अलग अलग सेक्टर होते हैं उससे निकाला जाता है, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर है, उन सब का यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन रहता है उसको हम लोग एक स्ट्रक्चरल कंपोजिशन में लाएंगे कि किसका, मान लो किसी देश का यहाँ पे जीडीपी निकाला जा रहा है, तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना यहाँ पे पार्टिसिपेशन है, उसमें कितना मतलब वो गुड्स वहाँ पे प्रोड्यूस किया है, उससे कितना फायदा हो रहा है, फिर सर्विस सेक्टर का कितना है, और फिर यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका कितना है। तो इसी चीज को यहाँ पे क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल कंपोजिशन की, मतलब किसका शेयर कितना है, उसी चीज को यहाँ पे स्ट्रक्चरल कंपोजिशन बताया गया है। इन सम कंट्रीज ग्रोथ इन जीडीपी कंट्रीब्यूट्स मोर, in some countries growth in agriculture contributes more to the GDP growth, while in some countries the growth in the service sector contributes more to GDP growth। अब देखो यहाँ पे बता रखा है कि कुछ देशों में जो जीडीपी का शेयर में जो यहाँ पे सेक्टर बता रखा है अलग अलग सा, तो किसी में एग्रीकल्चर सेक्टर का यहाँ पे ज्यादा वो रहता है, प्रोपोर्शन रहता है, और किसी में सर्विस सेक्टर का ज्यादा क्या रहता है, प्रोपोर्शन रहता है। आगे क्या बता रखा है, ये हमारा अभी तक हम लोग क्या पढ़े, जो हमारा ग्रोथ था उसके बारे में। अब ग्रोथ हम लोग जान लिए, अब उसके बारे में यहाँ पे बता रखा है कि जो यहाँ पे बॉक्स 2.4 है वहां पे समझा रखा है कि अब यहाँ पे एक चीज देखो कि इसमें बारे में समझा रखा है किसी देश में कैसे यहाँ पे जीडीपी में किसका शेयर कैसे और उसके होने से क्या फायदा है। एज अ कंट्री डेवलप इट अंडरगोज स्ट्रक्चरल चेंजेस। इन द केस ऑफ इंडिया द स्ट्रक्चरल चेंजेस peculiar usually with development the share of agriculture decline and share of industry become dominant. At higher level of development the service sector contributes more to GDP than the two other sector. In India the अब देखो यहाँ पे क्या बता रखा है कि कोई भी देश यहाँ पे डेवलप होता है तो जो वो बहुत सारे यहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंजेस के थ्रू वो जाता है। तो यहाँ पे इंडिया का चेंज भी यहाँ पे उसी जैसा है। वहाँ पे आगे बता रखा है कि और साथ में कुछ अलग भी है, यहाँ पे बता रखा है कि यूजुअली कोई भी किसी देश में यहाँ पे जो डेवलपमेंट होता है तो जीडीपी, कोई भी देश यहाँ पे डेवलप होगा तो देखना उसमें क्या होगा कि जीडीपी में जो एग्रीकल्चर का शेयर रहता है, प्रपोर्शन रहता है वो कम होगा, और यहाँ पे प्रपोर्शन किसका ज्यादा रहेगा, जो इंडस्ट्री सेक्टर रहता है उनका ज्यादा यहाँ पे प्रपोर्शन बढ़ेगा। तो वही बता रखा है जो सर्विस सेक्टर है उस सिनेरियो में ज्यादा यहाँ पे क्या कंट्रीब्यूट करते हैं एज कंपेयर टू जो और यहाँ पे एग्रीकल्चर दे रखा है उसके हिसाब से। अब आगे बता रखा है इन इंडिया द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द जीडीपी वाज मोर देन 50% एज वी एक्सपेक्ट फॉर अ पुअर कंट्री। अब देखो इंडिया के केस में क्या था, जब हमारा देश आजाद होता है तो हमारे देश में जो यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना था, 50% से ज्यादा था। तो इसको देखते ही हमको क्या पता चल रहा है, हमारा देश एक पुअर गरीब देश है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे बोला ही जाता है जीडीपी में अगर ज्यादा शेयर यहाँ पे एग्रीकल्चर से आ रहा है तो वो जाहिर सी बात है वो देश क्या होगा, यहाँ पे गरीब होगा। आगे यहाँ पे क्या बता रखा है, एज वी वुड एक्सपेक्ट फॉर अ पुअर कंट्री बट बाय 1990 द शेयर ऑफ द सर्विस सेक्टर वाज 40.59% मोर देन दैट ऑफ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री लाइक व्हाट वी फाइंड इन डेवलपमेशन। अब देखो पर आगे चलकर जैसे ही 1990 बाद का जो पीरियड आएगा, मतलब 1990 के बाद का जो टाइम पीरियड आएगा, सर्विस सेक्टर का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन रहेगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 14.59। देखो जीडीपी समझ लो, अगर मान लो इंडिया का जीडीपी 100 रुपए है, ठीक, तो 100 रुपए में एक टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था, तो एग्रीकल्चर सेक्टर ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है जिससे क्या है, जाहिर सी बात है जो सर्विस सेक्टर या फिर यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका क्या रहेगा, यहाँ पे जो शेयर रहेगा वो कम रहेगा। पर आगे चल के जब 1990 के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा सर्विस सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 14.59%, जो यहाँ पे एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री सेक्टर है उससे ज्यादा रहेगा, जो कि हमको एक डेवलप नेशन में देखने को मिलता है, वैसा हमारे देश में भी आगे चलकर हो जाएगा। पर आगे देखो this phenomena of growing share of service sector was accelerated in post 1990 period the market onset of globalization in the country which will be discussed in chapter 3। आगे ये बता रखा है कि ये जो चीज हमको देखने को मिलता है ये कब होगा, जब हमारे देश में यहाँ पे एलपीजी को फॉलो किया जाएगा 1991 के बाद में, जब हमारा देश का इकोनॉमी यहाँ पे क्या खुल जाएगा, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन होगा, जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। आगे है, अब पहला हमारा ग्रोथ, पहला हमारा गोल क्या था, ग्रोथ का, प्लानिंग कमीशन का। दूसरा क्या था यहाँ पे, मॉडर्नाइजेशन। अब मॉडर्नाइजेशन क्या है, टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज
The producer have to adopt a new technology. For example, a farmer can increase the output on the farm by using new seed variety instead of using the old ones. अब यहाँ पे ये बता रखा है मॉडर्नाइजेशन क्या है कि हमको यहाँ पे क्या करना है, कोई भी यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है उनको अपना प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन आपको इंक्रीज करना है, तो उनको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो नए नए टेक्नोलॉजी है उनको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। एग्जाम्पल में वही बता रखा है, अगर किसी फार्मर को अपने एग्रीकल्चर आउटपुट को उसका जो यहाँ पे उसको अगर फार्मर को बढ़ाना है अपने आउटपुट को जो प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो नई नई वैरायटी की सीड यहाँ पे आती थी उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा बजाय जो पुराने सीड होती थी उनको। Similarly, a factory can increase output by using new type of machine, adoption of new technology called the modernization. उसी प्रकार से जैसे फार्मर यहाँ पे न्यू सीड का न्यू वैरायटी ऑफ सीड अपनाएंगे, सेम यहाँ पे अगर कोई इंडस्ट्री है उसको क्या यहाँ पे जो नए नए यहाँ पे मशीन होते थे उसको अपनाना पड़ेगा, ताकि क्या हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अपने आउटपुट को ऐसे इससे क्या करेगा, इंक्रीज कर पाएगा। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन। However, modernization does not refer only to the use of new technology, but also changes in social outlook, such as recognition that women should have the same right as men. In traditional society, women are supposed to remain at home while men at work. A modern society make the use of the talented women in workplace, in bank, factories, school, etc. And such a society is, in most occasion, is also prosperous. अब यही बता रखा है कि जो यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन होता है सिर्फ ये नहीं होता है कि हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको अपने आउटपुट को यहाँ पे इंक्रीज करना है न्यू टेक्नोलॉजी को यहाँ पे अडॉप्ट कर साथ में ये भी होगा जब यहाँ पे किसी देश में मॉडर्नाइजेशन होगा तो जो वहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें पहले क्या रहता था कि ज़्यादा यहाँ पे काम कौन, यहाँ पे जो मेल होते थे, पुरुष जो होते थे वही यहाँ पे काम करते थे। पर मॉडर्नाइजेशन आने से ये क्या होगा, यहाँ पे जो यहाँ पे कैपेबल वुमेन है, उनके पास स्किल है, वो क्या यहाँ पे करेंगी, वो भी यहाँ पे काम करेंगी, जैसे किसमें, बैंक हो गया, फैक्ट्रीज हो गया या फिर स्कूल में। तो अगर ऐसे सिनेरियो में जहाँ पे मेल और फीमेल दोनों मिलकर किसी देश में यहाँ पे काम करते हैं और उनको कोई रोक टोक नहीं रहता है, तो वही देश यहाँ पे क्या रहता है, सबसे ज्यादा प्रॉस्परस रहता है। ठीक, अब तीसरा गोल क्या है यहाँ पे, सेल्फ रिलायंस का। A nation can promote economic growth and modernization by using its own resources or by using resources imported from other nation. The first 7 5-year plans gave importance to self-reliance, which means avoiding import of those goods which could be प्रोड्यूस इन इंडिया इटसेल्फ। अब देखो आगे यहाँ पे ये बता रखा है सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता का, कि कोई भी देश यहाँ पे अपने देश पे यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन कैसे कर सकती है, जो उसके पास यहाँ पे रिसोर्सेस है, उसके देश में जो अवेलेबल रिसोर्सेस है उसको क्या करेगी, यहाँ पे खुद यहाँ पे इस्तेमाल करेगी, या फिर आगे ये भी बता रखा है कोई यहाँ पे रिसोर्स नहीं है तो हम दूसरे देश से उस यहाँ पे रॉ मटेरियल को यहाँ पे अपने पास मंगाएंगे और उस चीज को यहाँ पे खुद से प्रोडक्शन करेंगे अपने लोगों के लिए। तो ये जो हमारा 5 ईयर प्लान रहता है, यहाँ पे जो स्टार्टिंग का जो 7 5 ईयर प्लान रहता है, यानी स्टार्टिंग के 35 ईयर तक हम लोग इसी चीज को यहाँ पे क्या करते हैं, फॉलो करते हैं कि कोई चीज अगर यहाँ पे कोई मतलब इंडिया के लोग खुद से बना सकते हैं तो उस चीज को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे खुद से बनाएंगे अपने लिए, ना कि हम लोग क्या करेंगे दूसरे देश से उसको यहाँ पे इंपोर्ट कराएंगे। The policy was considered a necessity in order to reduce our dependence on foreign countries, especially for food. It is understandable that people who were recently freed from foreign domination should give importance to self-reliance. वहीं आगे बता रखा है कि ये जो हमारा पॉलिसी रहता है ये क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ताकि हम लोग जो दूसरे देश पर अगर हम लोग किसी चीज़ का प्रोडक्शन अपने देश में खुद से करेंगे तो उस चीज़ का अगर हमको किसी और पे डिपेंडेंस था, उस पर हम लोग निर्भर थे, तब वो क्या हो जाएगा, हमारा निर्भरता यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा कि जब हम लोग उसी चीज़ को खुद से यहाँ पे प्रोडक्शन करने लगेंगे। और ख़ासकर इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हमारा देश यहाँ पे मतलब आज़ाद हुए कुछ ही साल यहाँ पे हो रखा था और हम लोग यहाँ पे क्या किसी और देश पे यहाँ पे उस पर निर्भर होना हम लोग नहीं चाहते थे। Further, it was feared that dependence on important food supplies, foreign technology and foreign capital may make India sovereignty vulnerable to foreign interference in our policy. अब आगे ये भी डर था कि जो हमारा अगर मान लो हम लोग सब कुछ फॉरेन टेक्नोलॉजी हो गया या फिर जो यहाँ पे फॉरेन टेक्नोलॉजी या फिर जो फूड सप्लाई बाहर से आता था, ये सब अगर हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो इससे जो हमारे देश का यहाँ पे सॉवरेनिटी था वो भी उसके लिए ये चीज़ खतरा था। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कोई चीज़ हम लोग किसी देश से यहाँ पे मांग रहे हैं, उससे यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो चाहेगा, वो देने से पहले ये जरूर बोलेगा कि तुमको क्या मेरे हिसाब से यहाँ पे जो तुम्हारा काम करने का तरीका रहेगा किसके हिसाब से रहेगा, मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि तुमको ये सब प्रोवाइड कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ।
अब आगे यहाँ पे 3 हम लोग पढ़ लिए लोग यहाँ पे। अब हमारा यहाँ पे लास्ट क्या है, इक्विटी। Not growth, modernization and self-reliance by themselves may not improve the kind of life which people are living. A country have higher growth, the most of the modern technology developed in the country itself, and also have most of its people living in poverty. आगे ये बता रखा है कि जरूरी नहीं है कि अगर हम मॉडर्नाइजेशन कर लेंगे या फिर सेल्फ रिलायंस बन जाएंगे, मतलब आत्मनिर्भर बन जाएंगे, तो यहाँ पे जो लोगों का रहने का तरीका है वो यहाँ पे सुधर जाएगा। एक किसी देश के पास बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी हो सकता है, उसके पास बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी हो सकते हैं, न्यू साथ में जो उसका वो देश यहाँ पे किसी भी गुड्स का यहाँ पे प्रोड्यूस भी खुद से कर सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो उसके लोग हैं उनका गरीबी यहाँ पे क्या खत्म हो गया है। आगे ये बता रखा है, इट इज इंपॉर्टेंट टू एंश्योर दैट द बेनिफिट ऑफ प्रोस्पेरिटी रीच द पुअर सेक्शन एज वेल एज इंस्टेड ऑफ बीइंग एंजॉय ओनली बाय रिच। तो इसलिए जरूरी है कि जितना भी यहाँ पे इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है वो गरीब लोगों तक भी पहुंचे, ना कि सिर्फ वो जो यहाँ पे रिच लोग हैं उनके पास ये रहे। So in addition to growth, modernization and self-reliance, equity is also important। तो इसी प्रकार से जैसे यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन और आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस जरूरी है, तो यहाँ पे इक्विटी भी उसी हिसाब से क्या है, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Every Indian should be able to meet her basic needs such as food, decent house, education, healthcare, and inequality in the डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शुड बी रिड्यूस। अब आगे ही बता रहा है किसी भी भारतीय के पास यहाँ पे जो बेसिक सरवाइव करने के लिए चीज़ें चाहिए होती है, जैसे खाना हो गया, रहने के लिए घर हो गया, मतलब फिर एजुकेशन हो गया, साथ में हेल्थ केयर फैसिलिटी, ये उनको मिले। और साथ में जो सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी हो रखा है, वेल्थ एक मतलब लोगों के बीच में इतना ज़्यादा असमानताएं हैं कि किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, किसी के पास है ही नहीं, तो उसको भी यहाँ पे क्या सरकार को कम करना है। Let us now see how the first 5-year plan covering the period from 50 to 90 attempt to attain these 4 goals and extent to which they succeed in doing so. With reference to agriculture, industry and trade, we will study the policies and development issue taken after 1991 in chapter 3. अब देखो इसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग जो हमारा 4 यहाँ पे गोल था प्लानिंग कमीशन का, वो हम लोग जाने। अब उसको जानने के बाद जो हमारे देश की सरकार थी, कैसे प्लानिंग कमीशन में किस सेक्टर पे कैसे इंपॉर्टेंस देती है, कैसे ध्यान देगी और कैसे उनका ग्रोथ होगा 1950 से लेकर 1990 तक, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। और उसके बाद का जो टाइम पीरियड है 1991 के बाद का, वो हम लोग किस चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर 3 में, यानी नेक्स्ट चैप्टर में। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दे रखा है, एग्रीकल्चर। ठीक, you have learned in chapter 1 that during the colonial rule there was neither growth nor equity in agriculture sector. The policy maker of independent India had to address this issue, which they did go through land reform and promoting the use of high yielding variety HYV seeds, which answered इन रिवोल्यूशन इन इंडियन एग्रीकल्चर। अब देखो यहाँ पे क्या बता रखा है, जैसे कि हम लोग पहला चैप्टर में पढ़े थे, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उससे पहले जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था, क्या वो वहाँ पे ना ग्रोथ था, मतलब जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का जो ग्रोथ का यहाँ पे स्पीड था वो क्या हो गया था, स्टैग्नेंट हो गया था, यानी वो रुक गया था। तो जो हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे पॉलिसी मेकर के सामने यही सवाल सबसे पहले आता है कि हमको क्या करना है, अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को यहाँ पे उसको ग्रो कराना है। तो हम यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छे से यहाँ पे ग्रो कर पाए, जिस कारण से हम लोग यहाँ पे कुछ लैंड रिफॉर्म लेकर आएंगे और साथ में यहाँ पे HYV सीड्स का प्रमोशन किया जाएगा। यानी याद रखना सब, HYV सीड का फुल फॉर्म हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। इसका यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा इसका प्रमोशन होगा ताकि इसका इस्तेमाल कर क्या किया जा सके, जो प्रोडक्शन है यहाँ पे किसी भी क्रॉप का उसका बढ़ाया जा सके। फिर वही बता रखा है, पहले हम लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में करने के लिए हम लोग क्या लेकर आते हैं, लैंड रिफॉर्म। At the time of independence, the land tenure system was characterized by intermediaries variously called jamindari or jamindari, jagirdars, etc., who merely collected rent from the actual tillers of the soil without contributing towards the improvement on the farm। अब देखो जब हमारा देश आज़ाद होता है उससे पहले कौन सा हम लोग को पता था, कौन सा सिस्टम यहाँ पे चला आ रहा है, उसमें रहता था कि जो ब्रिटिशर थे वो बड़े बड़े लैंड क्या करते थे, कुछ लोगों को यहाँ पे दे देते थे और उनसे यहाँ पे क्या रेंट कलेक्ट वो लोग करता था। तो उसमें वही था, जो यहाँ पे उस जमीन पे खेती करने वाले जो रियल फार्मर थे उनको तो यहाँ पे कोई फायदा नहीं होता था। क्यों? क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द उनको अमाउंट होता था वो कौन लेकर चले जाते थे, जो यहाँ पे जमींदार या फिर जागीरदार थे, वो यहाँ पे उनसे कलेक्ट कर रेंट के रूप में क्या लेकर उनसे चले जाते थे।
तो जिस कारण से उन लोग का विजन किस साइड था, उनको ये नहीं था कि हमको सॉइल का क्वालिटी को एनहांस करना है या फिर फार्मर का जो स्थिति है उसको सुधारना है। उनका एक ही चीज था कि हमको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे क्या हो सके, हमको रेंट मिल सके। The low productivity of agriculture sector forced India to import food from United States of America. Equity in agriculture, called land reform, which primarily referred to change in ownership of land holding just a year after independence, steps were taken to abolish intermediaries and make tillers the owner of land. The idea behind this move was that ownership of land would be give incentives to the tillers to invest in making improvement provided sufficient capital was made available to them. अब आगे यही बता रखा है कि जो यहाँ पे जमींदार थे या जागीरदार थे, उनके इस रवैये के कारण क्या होता है, जो हमारा प्रोडक्टिविटी था एग्रीकल्चर सेक्टर का था वो एकदम बिल्कुल लो हो गया था। यानी जो यहाँ के देश के नागरिक थे उनको अपने लिए ही अनाज प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे, जिस कारण से भारत सरकार को यहाँ पे अमेरिका से क्या यहाँ पे फूड इंपोर्ट यानी वो लोग मंगाना शुरू कर देते हैं भारत सरकार। तो हमको इस चीज को अब हमको क्या करना है, यहाँ पे जो अमेरिका से यहाँ पे फूड इंपोर्ट हो रहा है इसको हमको यहाँ पे कम भी करना है और हमको यहाँ पे सेल्फ रिलायंस बनना है कि अपने देश के नागरिक के लिए जो यहाँ पे जो भी यहाँ पे अन्न है उसको क्या हम लोग खुद से प्रोड्यूस कर सके। तो ये सब करने के लिए जो सरकार है वो क्या करती है कि एग्रीकल्चर में भी इक्विटी आ सके तो लैंड रिफॉर्म लेकर आया जाएगा। तो लैंड रिफॉर्म में क्या रहेगा, इसमें यही रहेगा कि जो ऑनरशिप था लैंड होल्डिंग का उसको चेंज कर दिया जाएगा। पहले जो लैंड ऑनरशिप यहाँ पे जमींदार या फिर जागीरदार के पास था उसको उनसे लेकर किसको दे दिया जाएगा, जो असली में उस खेत पे यहाँ पे खेती करते थे उनको यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, लैंड ऑनरशिप दे दिया जाएगा। अब आगे बता रखा है कि इस मूव के करने का पीछे का कारण यही था ताकि क्या हो सके, जो एक तो जो यहाँ पे खेत जो टीलर्स है उस खेत में काम करने वाले हैं उनके पास भी जमीन हो सके ताकि वो लोग कोई भी यहाँ पे किसी चीज का प्रोडक्शन करे तो उससे वो लोग अपने आप को अपने खाने भर का उसका फुलफिलमेंट हो पाए। और साथ ही यहाँ पे उनको कैपिटल दिया जाता था, यानी जो भी उनको कोई मशीन मांग लो या फिर पैसा मांग लो ताकि वो लोग अच्छे से खेती कर पाए। तो ये सब चीज सरकार क्या करती है, उनको प्रोवाइड करने के लिए देती है। अब आगे बता रखा है कि लैंड रिफॉर्म पढ़ने से पहले यहाँ पे क्या बोल रखा है कि जो हमारा बॉक्स नंबर 25 है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग पहले पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो ऑनरशिप एंड इंसेंटिव्स क्या है। द पॉलिसी ऑफ लैंड टू द टीलर इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट कल्टिवेटर्स विल टेक मोर इंटरेस्ट, दे विल हैव मोर इंसेंटिव इन इंक्रीजिंग आउटपुट इफ दे आर ऑनर ऑफ द लैंड। अब देखो जो यहाँ पे ऑनरशिप का पैटर्न चेंज किया जाता है इसके पीछे का एक मेन रीजन ये था कि अगर मान लो पहले जो ये जो जमींदार या फिर जागीरदार थे उनके पास था और उसमें ये जो खेती करने वाले थे क्या करते थे, ये सिर्फ जाकर उसमें काम करते थे, खेती करते थे। तो जाहिर सी बात है उनके लिए एक काम था कि उसके लिए मेरे को करके देना है, उससे मेरा तो फायदा कुछ हो नहीं रहा है। तो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट जो वहां पे काम करने वाले लेबर है वो तो इंटरेस्ट दिखाएंगे नहीं। तो इसीलिए सरकार क्या करती है, उनको यहाँ पे ऑनरशिप प्रोवाइड करवा देती है, उनको मालिक बना देती है ताकि उनको लगेगा कि ये मेरा जमीन है। तो मेरा जमीन है तो उस पर क्या करेंगे, अच्छे से और ज्यादा काम करेंगे। तो और ज्यादा अच्छे से काम करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन उसका और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि अपना समझकर क्या किया जाएगा, उस पर काम किया जाएगा। This is because ownership enables the tiller to make profit from the increased output। अब देखो यही बता रखा है कि इसलिए वो लोग और अच्छे से काम करेगा क्योंकि मान लो अगर ज्यादा प्रोडक्शन हो गया तो उनके लिए क्या है, वो एक टाइप से इंक्रीज आउटपुट है। तो उससे क्या हो जाएगा, वो लोग उसको प्रॉफिट बना सकता है। कैसे, उस चीज को यहाँ पे बेचकर। टेनेंट्स डू नॉट हैव द इंसेंटिव टू मेक इंप्रूवमेंट ऑन लैंड सिंस इट इज द लैंड ओनर हु कुड बेनिफिट फ्रॉम हायर आउटपुट। द इंपॉर्टेंस ऑफ ओनरशिप इज प्रोवाइडिंग इंसेंटिव इज वेल स्टेटेड by the carelessness with
which farmer in the former Soviet Union used to pack fruits for sale. It was now uncommon to see farmer packing rotten fruits along with fresh fruits in the same box. Now every farmer knows the rotten fruits will spoil the fresh fruit if they were packed together. This will be loss for the farmers. This will be loss to the farmer since the fruit cannot be sold. So why did the Soviet farmer do something which would be obviously result in loss for them? अब देखो यहाँ पे आगे क्या बता रखा है, यहाँ पे एक चीज समझा रखा है कि एक एग्जाम्पल देके एक चीज तुमको यहाँ पे कन्वे कर आइडिया बताएगा कि सोवियत यूनियन में क्या होता था, जो पूरा स्टेट का जो भी प्रॉपर्टीज थे, रिसोर्सेज थे, वो किसके कंट्रोल में था? जो स्टेट था उसके कंट्रोल में। यानी उसके जितने भी सिटीजन थे, सोवियत यूनियन के जितने नागरिक थे, वो क्या खेत में बस काम करने वाले थे, ठीक। तो वहां पे क्या होता था, मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि अब फ्रूट्स का वहां पे प्रोडक्शन हुआ, तो कुछ फ्रूट्स यहाँ पे अच्छे होंगे, कुछ फ्रूट्स यहाँ पे खराब होंगे। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, जाहिर सी बात है फार्मर क्या करेंगे, खराब फ्रूट्स को अलग पैक किया जाएगा और जो अच्छे क्वालिटी के फ्रूट्स हैं उनको अलग पैक किया जाएगा। पर जो सोवियत यूनियन के फार्मर थे वो यहाँ पे क्या करते हैं, जो खराब फ्रूट है और जो यहाँ पे अच्छा फ्रूट्स है, दोनों का यहाँ पे पैकिंग एक साथ कर देते हैं। जबकि फार्मर को पता है कि ये फ्रूट खराब है, अगर इसको मैं अच्छे फ्रूट के साथ डालूंगा तो जो अच्छा वाला फ्रूट है वो भी खराब हो जाएगा, पर फिर भी वो लोग क्या करता है, दोनों को एक साथ यहाँ पे मिलके पैक कर देगा। तो यहाँ पे आंसर यही बता रखा है कि ऐसा वो लोग क्यों करेगा। The answer lies in the incentives facing the farmer. Since farmer in the former Soviet Union did not own any land, they neither enjoy the profit nor suffered the losses. In the absence of ownership, there was no incentive on the parts of farmer to be efficient, which also explain the poor performance of agriculture sector in the Soviet Union, despite ability of vast areas of highly fertile land. अब देखो ऐसा इसलिए क्योंकि जो फार्मर थे उनको तो पता था या फिर इस फ्रूट्स को बेचकर गवर्नमेंट को प्रॉफिट होगा या फिर इससे कुछ उसको कुछ भी होगा, उससे मेरे पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फार्मर को पता है ये पे किसके लिए कर रहा हूं, जो यहाँ पे सरकार है उसके लिए कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि जितने भी जमीन है कौन ऑन कर रहा है, गवर्नमेंट ऑन कर रही है। तो जो फार्मर थे उनको पता था कि मेरे पास कोई ऑनरशिप है ही नहीं, तो अगर मान लो यहाँ पे फ्रूट खराब भी हो जा रहा है तो उससे मेरा क्या घाटा हो रहा है, वो ऐसा सोचते थे। तो इसलिए भारत सरकार यहाँ पे जो हमारे पॉलिसी मेकर रहते हैं वो क्या करते हैं, वो ये आइडिया देखते हैं कि लोगों को ऑनरशिप दिया जाए, ताकि उनको लगेगा कि नहीं, अगर यहाँ पे जो अच्छा प्रोडक्शन हम लोग करेंगे तो उससे फायदा किसको होगा, मुझे होगा। तो इसी चीज को हम लोग फॉलो करते हैं, जो सोवियत यूनियन नहीं करता है, क्योंकि उसमें जो ऑनरशिप का पैटर्न रहता है वो पूरा स्टेट के पास रहता है। और इस कारण से ही सोवियत यूनियन इतना बड़ा होने के बावजूद, उसके पास इतना ज्यादा फर्टाइल लैंड होने के बावजूद, वहां पे उस एग्रीकल्चर उस लेवल पे बड़ा नहीं हो पाता है, डिस्पाइट कि उनके पास इतना ज्यादा क्या जमीन रहती है। अब यहाँ पे हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, जो एक चीज हम लोग एग्रीकल्चर में क्या जाने, लैंड रिफॉर्म के बारे में। अब यहाँ पे क्या है, लैंड सीलिंग। Land ceiling was another policy to promote equity in agriculture sector. This means fixing the maximum size of land which could be owned by an individual. The purpose of land ceiling was to reduce the concentration of land ownership in few hands. अब देखो यहाँ पे दूसरा यहाँ पे एक पॉलिसी अपनाया जाएगा सरकार के द्वारा। वो क्या किया जाएगा, यहाँ पे लैंड सीलिंग लगा दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि कोई भी यहाँ पे प्राइवेट आदमी है, एक अमाउंट से ज़्यादा ज़मीन को यहाँ पे ऑन नहीं कर सकता है। यानी मान लो कोई भी एग्जांपल ले लो कि 5 एकड़ लगा दिया जाएगा कि सामने वाला कोई भी आदमी है देश में, वो 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन यहाँ पे नहीं रख सकता है। अगर किसी के पास होगा तो ज़मीन उससे लिया जाएगा और जिनके पास ज़मीन नहीं होगा उनको दिया जाएगा। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि क्या हो सके कि जो यहाँ पे लैंड का कंसंट्रेशन है सिर्फ कुछ लोग के पास ना रहे, जितने यहाँ पे लोग हैं सभी को यहाँ पे ज़मीन मिल सके। आगे क्या है यहाँ पे नेक्स्ट, फिर the abolition of intermediaries mean that some 200 lakh tenants came into direct contact with the government. They were thus freed from being exploited by the zamindars. The ownership conferred on tenants give them the incentive to increase output, and this contributed to growth in agriculture. However, the goal of equity was not fully served by abolition of intermediaries. In some areas, the former zamindars
continue to on large area of land by making the use of some loopholes in legislation. There were cases where tenants were evicted and the landowner claimed to be self-cultivators, the actual tillers claiming the ownership of the land, and even when the tillers got ownership of the land, the poorest of the agricultural labor such as the sharecropper and landless labor did not benefit from the land reform. अब देखो यहाँ पे क्या बता रखा है, यहाँ पे ये बता रखा है कि जिस कारण से यहाँ पे सरकार क्या करेगी, लैंड सीलिंग लेकर आएगी। उससे क्या होगा कि जो जमींदार थे जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन था, अब एक यहाँ पे फिक्स कर दिया गया कि आप इससे ज़्यादा ज़मीन नहीं रख सकते हैं, तो उनसे ज़मीन वो सब ले लिया जाएगा। तो इससे कितने लोगों का फायदा होगा डायरेक्ट, देखो यहाँ पे बता रखा है, यहाँ से इससे अप्रॉक्स 2 लाख जो 2 लाख लोग जो काम करने वाले होते हैं उनसे इससे फायदा होगा, और उन जमींदारों से लेकर ये जमीन उनको देने का जो गवर्नमेंट रहती है वो काम करना शुरू कर देती है। पर यहाँ पे कुछ ऐसा भी केस देखने को हमको मिलता है कि जो जमींदार होते हैं अपने जमीन को बचाने के लिए कुछ यहाँ पे जो लॉ रहता है उसी में लूपहोल ढूंढ लेते हैं कि अपने जमीन को यहाँ पे बचाया जा सके। एक तो वो लोग क्या करता है, वो लोग ये क्लेम कर देता है लोग कि नहीं, इस जितना भी ये खेत है, इस सब खेत में मैं अपने से काम करवाता हूँ, मैं ही खेती करता हूँ, इसमें कोई और लोग नहीं काम करता है। बट इन रियलिटी उस खेत में कोई और लोग यहाँ पे काम करते थे और उससे रेंट ये लोग लेने का काम करता था। तो एक चीज वो ये लोग करेगा। फिर आगे यहाँ पे बता रखा है कि कुछ लोगों को यहाँ पे कुछ जो यहाँ पे लैंडलेस लेबर रहते हैं या फिर जिनके पास जमीन नहीं रहता है, उनको कुछ जमीन मिलता भी है पर उससे ज्यादा इनको फायदा नहीं होता है। फिर आगे बता रखा है जो लैंड सीलिंग रजिस्ट्रेशन था ये भी बहुत ज्यादा यहाँ पे हर्डल फेस करता है, इसको भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होती है। तो यहाँ पे बता रखा है कि जो बिग लैंडलॉर्ड्स थे वो क्या करते हैं, जो ये कानून रहता है इसको कोर्ट में चैलेंज कर देंगे। तो कोर्ट में चैलेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जो इसका इंप्लीमेंटेशन है यानी लागू होना क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा। कोर्ट में केस चला गया तो इसका अब उनको क्या मिल जाएगा, इससे टाइम मिल जाएगा। कोर्ट में केस चला गया तो उनको यहाँ पे टाइम मिल जाएगा, डिले हो गया इंप्लीमेंटेशन। तो वो क्या कर देंगे, जो जमीन उनके नाम पर था वो अपने नाम से हटाकर अपने रिलेटिव के नाम पर करवा देंगे, ताकि क्या हो सके, गवर्नमेंट एक आदमी को लेकर कुछ यहाँ पे अमाउंट फिक्स कर रखी है कि एक इंडिविजुअल यहाँ पे इस अमाउंट से ज्यादा यहाँ पे जमीन नहीं रख सकता है। तो जो यहाँ पे बिग लैंड ओनर थे वो क्या कर देंगे, अपने रिश्तेदारों में उस जमीन को बांट देंगे, उनके नाम पर जमीन लिखवा देंगे ताकि जमीन उनसे ना छीना जाए, जमीन डायरेक्टली उन्हीं के पास रहे। तो ये सब लूपहोल जो यहाँ पे बड़े बड़े लैंड ओनर रहते हैं उनके द्वारा ढूंढा जाता है। फिर आगे बता रखा है कि लैंड रिफॉर्म जो रहता है वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कहाँ पे रहता है, केरला और वेस्ट बंगाल में। क्यों रहता है, क्योंकि जो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट रहती है वो कमिटेड रहती है जो यहाँ पे लैंडलेस लेबर रहते हैं उनके लिए, या फिर जो खेत में काम करते थे उनके लिए। पर ये मतलब अनफॉर्चुनेट चीज है कि जो और भारत के स्टेट रहते हैं सेम लेवल ऑफ जो कमिटमेंट रहता है यहाँ पे, जो यहाँ पे केरल और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा देखा जाता है, वो हम पूरे इंडिया के और स्टेट यहाँ पे उसको ऐसे फॉलो नहीं कर पाती है, जिस कारण से अभी भी मतलब लैंड होल्डिंग में इनइक्वालिटी हमको देखने को मिलता है कि अभी भी कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा जमीन है और कुछ लोगों के पास जमीन नहीं है। फिर यहाँ पे तीसरा चीज क्या होगा, ग्रीन रेवोल्यूशन। At independence, about 75% of the country population was dependent on agriculture. Productivity in agriculture sector was very low because of the use of old technology and the absence of required infrastructure for the vast majority of farmer. India agriculture vitally depends on monsoon, and if the monsoon fell short, the farmer were in trouble unless they had access to irrigation facility which the farmer could not afford, and very few people had that type of facility. अब देखो यहाँ पे क्या बता रखा है, यहाँ पे यही बता रखा है कि जब हमारा देश आज़ाद होता है तो हमारे देश में 75% का जो हमारे देश के लोग रहते हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डायरेक्ट डिपेंडेंट रहते हैं। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में उस समय देश का जो वर्कफोर्स है या फिर मतलब जो लोग हैं वो 75% लोग डायरेक्ट एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, दूसरा उनके पास और कोई काम नहीं है। तो ही बता रखा है जब हमारा देश आजाद होता है तो उस समय हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम रहता है। क्यों? क्योंकि उस समय जो हमारे एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी यूज होता था वो बहुत ज़्यादा पुराना रहता है, और यहाँ पे रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था फार्मर को वो उनके पास प्रोवाइडेड नहीं रहता है, जिस कारण से हम लोग डायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट रहते हैं कि मानसून पे। अगर मानसून आएगा तो खेती अच्छा होगा, मानसून फेल हो गया तो क्या फसल हमारा बर्बाद हो जाएगा। या फिर कुछ लोग अगर मान लो अब मानसून आया नहीं तो उस समय
इरिगेशन का जो फैसिलिटी रहता था, लोगों के पास उस समय नहीं रहता था कि वो क्या कर सके, अपने फील्ड में, अपने खेतों में यहाँ पे पानी को यहाँ पे जो नहर का पानी रहता है उसका इस्तेमाल कर कर अपने खेतों तक उस पानी को पहुंचा पाए, वो बस बहुत कम लोगों के पास रहता है। आगे बता रखा है कि द स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल वाज परमानेंटली ब्रोकन बाय द ग्रीन रेवोल्यूशन। आगे यही बता रखा है जो एग्रीकल्चर सेक्टर एक स्पीड पे रुका हुआ था, ये कब टूटता है, कब एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा बूम पे जाएगा, कब ग्रोथ करना शुरू करेगा, जब हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन होगा। This refers to the large increase in the production of food grains resulting from the use of high yielding variety seeds, especially for wheat and rice। अब देखो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन ऐसा एक चीज है जिसमें क्या होता है, जो हमारा प्रोडक्शन का लेवल रहता है फूड ग्रेन्स का, वो एक ही बार में बहुत ज्यादा मतलब अमाउंट में बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे HYV सीड का इस्तेमाल करने लगेंगे, खासकर व्हीट और राइस उगाने के लिए। The use of these seeds required the use of fertilizer and pesticide in correct quantities as well as regular supply of water. The application of this input in correct proportion is vital। अब देखो यहाँ पे HYV सीड इस्तेमाल करने के लिए एक और चीज भी जरूरी थी, जैसे क्या होगा यहाँ पे कि सही मात्रा में यहाँ पे जो फर्टिलाइजर है या पेस्टिसाइड है इसका इस्तेमाल किया जा सके, और सही मतलब रेगुलर समय पर उनको पानी भी जो यहाँ पे क्रॉप है उनको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सके। The farmer who could benefit from the HYV seeds required reliable irrigation facilities as well as financial resources to purchase fertilizer and pesticide. As a result, in the first phase of Green Revolution, approximately mid-60s up to mid-70s, the use of HYV seeds were restricted to the more affluent states such as पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। अब देखो यहाँ पे यही बता रखा है कि जो HYV सीड था ये एक तो इसका कोई भी फार्मर अगर इस्तेमाल करेगा तो उसको रेगुलर समय पर पानी चाहिए, और साथ में क्या चाहिए, पैसा उनके पास हो, पैसा हो तब क्या कर सकेंगे, जो यहाँ पे फर्टिलाइजर है या फिर पेस्टिसाइड है उसको यहाँ पे खरीद सकेंगे। तो वहीं बता रखा है जो फर्स्ट फेज था ग्रीन रिवोल्यूशन का, यहाँ पे 1965 से लेकर 1975 के बीच में जो HYV सीड का जो अधिकतर इस्तेमाल रहता है वो हमको जो कुछ अमीर राज्य रहते हैं उन्हीं के द्वारा देखने को मिलता है, जैसे पंजाब, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। फर्दर द यूज ऑफ HYV सीड्स प्राइमरली बेनिफिटेड द व्हीट ग्रोइंग रीजन ओनली। आगे ये बता रखा है स्टार्टिंग में सिर्फ जो जिस रीजन में ज्यादा व्हीट उगाया जाता था, गेहूं, उसी रीजन को ज्यादा HYV सीड इस्तेमाल करने से फायदा हुआ था। फिर आगे इन द सेकंड फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन मिड यानी 1975 टू 1985 द HYV सीड टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू द लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स एंड बेनिफिटेड मोर वैरायटी ऑफ क्रॉप। और इस टाइम पीरियड में क्या होता है, और जो राज्य रहते हैं उस साइड में भी यहाँ पे HYV सीड यहाँ पे पहुंचेगा और वहाँ पे उस रीजन के फार्मर को यहाँ पे फायदा होगा। और साथ ही में सिर्फ व्हीट नहीं, और भी जो अलग अलग वैरायटी रहते हैं क्रॉप के, जो अलग अलग वैरायटी ऑफ मतलब लोग यहाँ पे खेती करते थे उनको भी इससे फायदा होगा। द स्प्रेड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी एनेबल इंडिया टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। इंडिया इज नो लॉन्गर हैड टू बी एट द मर्सी ऑफ अमेरिका और एनी अदर नेशन फॉर मीटिंग इस फूड रिक्वायरमेंट। अब देखो यही बता रखा है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन रहता है इसके फायदा से क्या होता है, अब हम लोग अपने लोगों का जो यहाँ पे जो खाने पीने का चीज है या फिर जो भी फूड ग्रेन है अब हम लोग यहाँ पे खुद से पूरा कर पा रहे हैं, जिस कारण से जो हम लोग किसी और देश पे या फिर अमेरिका पे निर्भर रहते थे अब उस चीज का यहाँ पे जरूरत नहीं है। ग्रोथ इन एग्रीकल्चर आउटपुट इज इंपॉर्टेंट बट इट इज नॉट इनफ एज अ लार्ज proportion of this increase is consumed by the farmer themselves instead of being sold in the market. The higher output will not make much on difference to the economy as a whole. If on the other hand a sustainable amount of agriculture produce is sold in the market by the farmer, the higher output can be making difference to the economy. The proportion of agriculture produce in the sold in the market by the farmer is called market surplus। अब देखो यहाँ पे क्या बता रखा है कि ठीक है हम लोग अब सेल्फ रिलायंस बन गए, यहाँ पे खेती करने में लोग अपने लिए यहाँ पे प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, पर ये हमारे लिए उतना फायदा का चीज नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि हम लोग चीजों को यहाँ पे मार्केट में ज्यादा बेच नहीं रहे। तो अगर ज्यादा हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर का चीज यहाँ पे मार्केट में बेचा नहीं रहा है, लोग उसका जो लोग यहाँ पे क्रॉप्स का यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं वो अपने ही लिए कर रहे हैं और वो लोग कुछ बेच नहीं पा रहा है, जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर का फायदा नहीं होगा। क्यों? इसलिए नहीं होगा क्योंकि
अगर वो लोग चीज़ को यहाँ पे बेचेगा नहीं तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो प्रॉफिट रहता है वो तो यहाँ पे होने वाला नहीं है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे बता रखा है कि अगर जो फार्मर यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो उनका प्रोड्यूस क्रॉप रहता है यहाँ पे उनका जो यहाँ पे गुड्स है अगर वो लोग मार्केट में बेचेंगे तो उससे क्या होगा, मार्केट सरप्लस होगा। मार्केट सरप्लस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो चीज़ है वो मार्केट में ज़्यादा फार्मर के द्वारा बेचा जा रहा है। A good proportion of the rice and wheat produced during the Green Revolution available as market surplus was sold by farmer in market. As a result, the price of food grains declined relative to the other item of consumption. The large income group who would spend large on percentage of their income on food benefited from this decline in relative prices. The Green Revolution enabled the government to produce sufficient amount of food grains to build a stock which could be used in times of food shortage. अब देखो यहाँ पे यही बता रखा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन होने के कारण से क्या होगा, जो फार्मर है यहाँ पे वीट और राइस का यहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे और अपने यूज़ के अलावा जो मार्केट में वो चीज़ बेचेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे वीट और राइस मार्केट में ज़्यादा जाएगा, जिस कारण से जो यहाँ पे उनका जो महंगाई रहता है वो कम हो जाएगा और इन दोनों चीज़ का यहाँ पे जो मार्केट में रेट रहता है वो गिर जाएगा, यानी इन्फ्लेशन इनका कम होगा, जिस कारण से जो लोग यहाँ पे फूड ग्रेन पे ज़्यादा पैसा इस्तेमाल खर्च करते थे, जो यहाँ पे जो लोग खेती नहीं करते थे, जो लोग डायरेक्टली फूड ग्रेन्स के लिए मार्केट पे डिपेंडेंट रहते थे, तो उनका क्या हो जाएगा, यहाँ पे उनका कम पैसा लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट में वीट और राइस का प्राइस है वो यहाँ पे कम हो चुका है। और आगे ये बता रखा है कि और ज़्यादा यहाँ पे सफिशियंट अमाउंट में यहाँ पे प्रोडक्शन हो जाता था फूड ग्रेन्स का, तो सरकार क्या करती थी, उसको स्टॉक करना शुरू कर देती थी ताकि यहाँ पे क्या किया जा सके, जो इमरजेंसी टाइम में उन चीज़ों का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सके जब यहाँ पे फूड शॉर्टेज आ जाएगा तब। While the nation had immensely benefited from the Green Revolution, the technology involved was not free from risk. One such risk was the possibility that it could increase the disparity between a small and big farmer, since only the big farmer could afford the required input, thereby reaping the most of the benefit to Green Revolution. Moreover, HYB seed crops were also more prone to attack by pest, and a small farmer who adopted this technology could be lost everything in pest attack. अब देखो आगे यहाँ पे ये बता रखा है कि जो यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, इसका मतलब हम लोग इसमें नया नया टेक्नोलॉजी अपना तो लिए, पर इसका कुछ यहाँ पे घाटा भी ये भी हो सकता था या फिर हो सकता है कि यहाँ पे जो बड़े फार्मर है या फिर जो छोटे फार्मर है उनके बीच में और ज़्यादा यहाँ पे क्या हो जाए, लाइन क्रिएट हो जाए। कैसे? दोनों के बीच में और ज़्यादा असमानताएं हो जाए। कैसे? यहाँ पे जो बिग फार्मर है उनके पास पैसा है, सब टेक्नोलॉजी है, वो HYB सीड को यहाँ पे अफोर्ड कर सकेंगे इजीली, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड सबको, और इस्तेमाल करके वो लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कर सकता है। पर यहाँ पे मान लो जो स्मॉल फार्मर है वो लोग कैसे भी करके यहाँ पे HYB सीड खरीद लेता है, फर्टिलाइजर खरीद लेता है, तो मान लो यहाँ पे पेस्ट अटैक हो जाएगा तो उस समय क्या हो जाएगा, जितना भी वो लोग कहीं से पैसा लेकर किया रहेगा सब उनका बर्बाद हो जाएगा खेती, जिस कारण से क्या एक तरीके से वो लोग एक ट्रैप में फंसता चला जाएगा। Fortunately, these fears did not came true because of the step taken by the government. पर जो ये डर रहता है, ये डर यहाँ पे सही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सरकार यहाँ पे कुछ ऐसा इनिशिएटिव लेती है ताकि ये सब चीज़ ना हो पाए। The government provided loan at low interest rate to small farmers and subsidized fertilizer to the small farmer could also have access to the needed inputs. अब यहाँ पे ये बता रखा है कि गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है, बहुत कम ब्याज पे यहाँ पे बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे यहाँ पे फार्मर के लिए लोन प्रोवाइड किया जाता है, और सब फर्टिलाइजर को यहाँ पे सब्सिडाइज रेट पे जो छोटे फार्मर रहते हैं उनको दिया जाता है। सिंस द स्मॉल फार्मर कुड ऑब्टेन द रिक्वायर्ड इनपुट, द आउटपुट ऑन स्मॉल फार्म इक्वल द आउटपुट ऑन लार्ज फार्म इन द कोर्स ऑफ टाइम। एज अ रिजल्ट द ग्रीन रिवोल्यूशन बेनिफिटेड द स्मॉल एज वेल द रिच फार्मर। अब इन सब स्टेप के कारण क्या होगा, जो छोटे किसान हैं उनके पास भी सब कुछ रहेगा, फर्टिलाइजर से लेके यहाँ पे पेस्टिसाइड या फिर HYB सीड, तो वो भी क्या करेंगे यहाँ पे अपने जो उनके पास ज़मीन है कम ही, उसी पे यहाँ पे प्रोडक्शन करेगा लोग, और उससे उनका भी उतना ही बेनिफिट होगा उस लैंड के हिसाब से जितना एक बिग फार्मर है उसका होगा। As a result, the Green Revolution benefited the small as well as rich farmer. The risk of a small farmer being ruined when pests attack their crop were considerably reduced by the service rendered by the research institutes established by government. You should note that Green Revolution would have favored the rich farmer only if the state did not play an extensive role in assuring that a small farmer also gain from the new technology. अब यहाँ पे यही बता रखा है कि जिस कारण से क्या होता है, ग्रीन रेवोल्यूशन जो स्मॉल फार्मर है, छोटे फार्मर है या फिर जो बड़े फार्मर है, दोनों के लिए मतलब मदद करता है। और एक चीज़ हमको यहाँ पे ध्यान रखने वाला है कि
जो यहाँ पे पेस्ट अटैक का डर रहता था स्मॉल फार्मर की, अपना सब खेती बर्बाद कर देंगे, वो भी अटैक वो भी उसका रिस्क बहुत कम हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है ऐसे ऐसे यहाँ पे कुछ यहाँ पे फर्टिलाइजर या केमिकल लेकर आएंगी ताकि उसके इस्तेमाल से क्या किया जा सके, अगर कोई पेस्ट अटैक हो रहा है तो उससे क्रॉप यहाँ पे बचे रहे। अब आगे ये बता रखा है कि एक चीज ध्यान रखने वाला है कि ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ पे जितने भी फार्मर थे सबको इसलिए फायदा पहुंचाया, सिर्फ रिच फार्मर को इसलिए नहीं फायदा पहुंचाया। क्योंकि यहाँ पे इंडिया में सरकार रहती है, वो एक मतलब मेन रोल प्ले करती है सब चीजों को यहाँ पे रेगुलेट करने में, जिस कारण से क्या रहता है जो भी न्यू टेक्नोलॉजी है वो स्मॉल फार्मर को भी मिलता है। अगर मान लो यहाँ पे सरकार यहाँ पे ये सब सब्सिडाइज रेट पर यहाँ पे जो फर्टिलाइजर एच वाई बी सीड हो गए या स्मॉल फार्मर को देने को नहीं डिसाइड करती, तो उससे वो लोग क्या करते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते। तो अफोर्ड नहीं कर पाते तो वो लोग वहाँ पे खेती नहीं कर पाता अच्छे से, जिस कारण से क्या हो जाता, वो लोग और गरीब होते जाते और जो बिग फार्मर थे और ज़्यादा अमीर होते। The debate over subsidies. The economic justification of subsidies in agriculture is at present a hotly debated question. It is generally agreed that it was necessary to use subsidy to provide an incentive for adoption of new HYB technology by farmer in general, a small farmer in particular. A new technology will be looked upon as a being risky by farmer. Subsidies were therefore needed to encourage farmer to test new technology. Some economics believe that once technology is found profitable and is widely adopted, subsidies should be phased out since their purpose have been served. Further, subsidies are meant to benefit the farmer, but a sustainable amount of fertilizer subsidy also benefit the fertilizer industry. And among farmer, the subsidy largely benefit the farmer in more prosperous region. Therefore, it is argued that there is no case for containing with fertilizer subsidy. It does not benefit the target group and it is huge burden on the government finance. अब देखो यहाँ पे जितना कहानी है, ये कहानी यही बता रखा है कि यहाँ पे जो जैसे अभी डिबेट चलता है कि सरकार को यहाँ पे सब्सिडी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उस समय भी चला आ रहा था। तो यहाँ पे जो सब्सिडी देते हैं, जो सब्सिडी के पक्ष में लोग हैं, उनका ये क्या नाम है, वो ये बोलते हैं कि सब्सिडी इसलिए देना चाहिए ताकि अगर मान लो कोई यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर सेक्टर में लेकर आया जा रहा है, तो कोई भी फार्मर यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी अपनाने से पहले बहुत बार सोचेगा। क्यों? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी यहाँ पे महंगा रहेगा कि उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर हम लोग खेती करें या ना करें। क्यों? अगर मान लो वो टेक्नोलॉजी फेल हो गया तो क्या होगा, यहाँ पे उनका खेती बर्बाद हो जाएगा। तो खेती बर्बाद होगा तो क्या होगा, उनका लॉस होगा। जिस कारण से जो सब्सिडी के पक्ष में लोग हैं, उनका ये कहना रहता है जब स्टार्टिंग में कोई भी टेक्नोलॉजी न्यू आता है, सरकार को उस पर सब्सिडी देना चाहिए ताकि यहाँ पे क्या जो लोग यहाँ पे है उस न्यू टेक्नोलॉजी का यहाँ पे सरकार पे भरोसा करके उसका इस्तेमाल करे ताकि वो कम दाम पे मिलेगा, जिस कारण से वो लोग उसको खरीद पाए। तो ये जो लोग उसके पक्ष में रहते हैं उनका ऐसा कहना रहता है। और साथ में ये भी बोलते हैं कि आगे चलकर जब अगर मान लो न्यू टेक्नोलॉजी से यहाँ पे किसान को यहाँ पे फायदा हो रहा है, तो इन लोगों का ये भी कहना रहता है कि आगे चलकर इस सब्सिडी को हमको हटा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कोई किसी चीज का सब्सिडी यहाँ पे दिया जा रहा है तो जो बिग फार्मर है उनको भी फायदा हो रहा है, जो यहाँ पे स्मॉल फार्मर उनको हो रहा है। तो यहाँ पे सरकार को ऐसा स्टेप लेना चाहिए ताकि क्या हो सके, जो सिर्फ स्मॉल फार्मर है जो यहाँ पे इजीली फार्मिंग नहीं कर पाते उन्हीं को सब्सिडी मिले डायरेक्टली। इसका बेनिफिट उन फार्मर को नहीं होना चाहिए जिनके पास ऑलरेडी यहाँ पे पैसा है। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं साथ में कि सब्सिडी देने से जो यहाँ पे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है उसको भी फायदा होता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो फर्टिलाइजर पे सब्सिडी दिया जा रहा है तो सरकार उन इंडस्ट्री से डायरेक्ट खरीदेगी खुद से, तो बेनिफिट तो उस इंडस्ट्री को भी हो रहा है। और पर एक तरीके से देखा जाए तो सॉइल का क्वालिटी भी उससे क्या हो रहा है, अगर ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे ज़्यादा चीज़ प्रोडक्शन करने के लिए अगर हम लोग ज़्यादा यहाँ पे फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर देंगे तो जो सॉइल का क्वालिटी है ये भी खराब हो जाएगा। अब देखो जो लोग इसके अगेंस्ट में रहते हैं उनका ये कहना रहता है कि जो यहाँ पे सब्सिडी है, हमको सब्सिडी क्या करना चाहिए। अब वही बता रखा है कि जो इसके अगेंस्ट में उनका यही है कि एक तो जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है उनको फायदा होगा, फिर उनका ये कहना रहता है कि असली में जो सरकार यहाँ पे सब्सिडीज देती है, जो रियल उसके टारगेटेड स्मॉल फार्मर रहते हैं उनको सब्सिडी मिलता ही नहीं है, जो बड़े फार्मर रहते हैं उन्हीं को मिलता है। यानी जो गरीब है उनको असली में जो सब्सिडी मिलना चाहिए उसको प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है और जो अमीर फार्मर है उसको और ज़्यादा इससे बेनिफिट हो रहा है। तो इसलिए इनका कहना रहता है कि सरकार को सब्सिडी नहीं देना चाहिए, क्योंकि सरकार जिसको सब्सिडी देना चाह रही है उसको वो तो मिल ही नहीं रहा है।
On the other hand, some believe that with the government should continue with agriculture subsidy because farming in India continues to be risky business. Most farmers are very poor and they will not be able to afford required input without subsidies. आगे फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका ये कहना रहता है सरकार को आगे भी सब्सिडीज देते ही रहना चाहिए हमेशा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भारत में यहाँ पे एग्रीकल्चर यहाँ पे जो लोग खेती करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिस्क लेके करते हैं, एक रिस्की बिजनेस है। क्यों? क्योंकि एक तो उनके पास पैसा नहीं है। अगर मान लो सरकार इसमें सब्सिडी भी हटा देगी तो उस चीज़ को खरीद कैसे पाएंगे? अगर मान लो खुद से बिना सरकार के सहायता से वो लोग यहाँ पे खेती कर रहा है और यहाँ पे क्रॉप फेलियर आ गया, खेती नहीं हो पाया, तो वो लोग क्या कहाँ जाएंगे? वो लोग का पूरा बिजनेस जो यहाँ पे जो भी वो लोग का प्रॉफिट होता है वो तो पूरा लॉस हो जाएगा। प्रॉफिट के साथ वो लोग जो यहाँ पे इनपुट लगाए थे उसका भी यहाँ पे लॉस हो जाएगा। Eliminating subsidies will increase inequality between rich and poor farmer and violate the goal of equality. This expert argued that if subsidies are largely benefiting the fertilizer industry and big farmer, the correct policy is not to abolish industry but to take a step to ensure that only the poorer farmer enjoy the benefit. आगे यही बता रखा है कि अगर सब्सिडीज हटा दिया जाएगा जो छोटे फार्मर है या जो बड़े फार्मर है उनके बीच में और ज़्यादा असमानताएं क्रिएट हो जाएंगी। और अगर इनका ये कहना है कि अगर मान लो जो यहाँ पे बड़े फार्मर है उनको सब्सिडीज मिलने से फ़ायदा हो रहा है या फिर जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है उनको फ़ायदा हो रहा है, तो आप कुछ ऐसा स्टेप लो ताकि उनको फ़ायदा ना हो सके, जो गरीब फार्मर है उनको फ़ायदा होते रहे। तो ये इनका कहना रहता है। Thus by the late 60s, Indian agriculture productivity had increased sufficiently to enable the country to be self-sufficient in food grains. This is an achievement to be proud of. On the negative side, some 65% of the country population continue to be employed in agriculture even as late 90s. आगे ये बता रखा है कि एक हमारे लिए प्राउड करने वाला ये चीज़ है कि अब हम लोग फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंट बन चुके हैं। पर एक नेगेटिव साइड इसका ये भी है कि अभी भी 1990 तक यहाँ पे उस डाटा के हिसाब से 65% जो हमारे देश का पॉपुलेशन था वो किसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में ही काम करता था। इकोनॉमिक्स हैव फाउंड दैट as the nation become prosperous, the proportion of GDP contributed to agriculture as well as the proportion of working in the sector continue declines considerably. In India between 1950 and 1990, the proportion of GDP contributed by agriculture declined significantly, but not the population depending on it. 67.5% in 1950 to 64.9% in 1990. Why such large a proportion of population engaged in agriculture, although agriculture output could have grown with much less people working in the sector? The answer is that the industrial sector and the service sector did not absorb the people working in agriculture sector. Many economics call this an important failure of our policies followed during 1950 to 1990. अब देखो यहाँ पे पूरा जो कहानी बता रखा है इसमें यही बता रखा है कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होगा, यहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन आने के बाद से यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोपोर्शन यहाँ पे एक टाइम पे जो बढ़ना चाहिए वो उस हिसाब से बढ़ता है, पर आगे चलकर ये और डिक्लाइन भी होगा एग्रीकल्चर का यहाँ पे जो शेयर रहता है किसमें जीडीपी में। पर जिस हिसाब से एग्रीकल्चर का शेयर यहाँ पे जीडीपी में बढ़ा था या फिर और बाकी सर्विस सेक्टर या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर का बढ़ा था, उस हिसाब से एग्रीकल्चर सेक्टर का नहीं बढ़ा। अगर मान लो नहीं बढ़ा तो यहाँ पे जो सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर का बढ़ रहा है, तो उसमें जो लोग खेती में जो यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते थे उनको यहाँ पे नौकरी किस साइड मिलना चाहिए था, इंडस्ट्रियल और जो यहाँ पे एक और जो सेक्टर है इंडस्ट्रियल और ये सर्विस सेक्टर, उसमें जो उनको जॉब मिलना चाहिए था वो उनको नहीं मिलता है। तो वही है बता रखा है कि हमारा देश का जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसका एक डार्क साइड ये भी है कि जब हमारा देश 1950 टू 1990 बीच के बीच में क्या होता है, जो जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन रहता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, पर जो लोग उसमें काम करते थे उनका पॉपुलेशन कम नहीं होगा। मतलब जीडीपी में एग्रीकल्चर का प्रोपोर्शन कम हो रहा है। मतलब मान लो एक टाइम पे 100 रुपये अगर किसी देश का जीडीपी मतलब इंडिया का जीडीपी है और उसमें एग्रीकल्चर उस समय अगर मान लो 60 रुपये दे रहा है, तो आगे चलकर वो 60 रुपये कम होकर मान लो 30 रुपये हो गया है। पर यहाँ पे उसी टाइम पीरियड पे जब 100 में से 67 लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते थे, पर उसमें कमी नहीं हमको देखने को मिलता है। 1990 तक अभी भी 64 लोग यहाँ पे 100 में से 64 लोग क्या एग्रीकल्चर सेक्टर में ही काम कर पा रहा है, पर उस हिसाब से एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन नहीं है। एक टाइम पर जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे 70% था, वो अब कम होकर 30% हो गया है। पर काम करने वाले लोग उसी टाइम पर 67 लोग थे, पर अभी भी 64 लोग काम कर रहे हैं, यानी डिफरेंस इसमें 3 का देखने को मिला है। यानी अभी भी ये बोला जा रहा है कि कम लोग
एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करेंगे फिर भी यहाँ पे क्या हम लोग उतना ही प्रोडक्शन यहाँ पे कर पाएंगे, पर ये चीज़ हमको एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को नहीं मिलता है। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाले लोग थे वो ये बोलते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर या फिर जो यहाँ पे हमारा ये जो सर्विस सेक्टर है वो उन लोगों को यहाँ पे उन लोगों को यहाँ पे काम देने में सफिशिएंट नहीं रहता है। ये 1990 का डाटा है, अभी के हिसाब से और ज़्यादा चेंज हो चुका है, पर अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे मोर देन 49% के अराउंड में लोग अभी भी कहीं एम्प्लॉयड है। 100 में से अगर देश का अगर पॉपुलेशन 100 है तो अगर मान लो उसमें से 49 लोग कहाँ हैं अभी भी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसी में एम्प्लॉयड है। पर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन यहाँ पे ज़्यादा किसका रहता है, हमको देखने को मिलता है सर्विस और इंडस्ट्रियल सेक्टर का एज कम्पेयर टू जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उससे। तो अब देखो हम लोग पहला एग्रीकल्चर सेक्टर हम लोग अच्छे से पढ़ लिया। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। अब यहाँ पे है इंडस्ट्री एंड ट्रेड। Economics have found that poor nation can progress only if they have a good industrial sector. Industry provide employment which is more stable than employment agriculture. It promote modernization and overall prosperity. अब देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, जो इकोनॉमिक्स है वो क्या बोलते हैं कि कोई अगर देश गरीब है वो प्रोग्रेस तभी कर सकता है जब उसके पास एक अच्छा इंडस्ट्रियल सेक्टर हो। साथ में ये बता रहा है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जब ज़्यादा लोगों को यहाँ पे नौकरी देगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो ज़्यादा स्टेबल किसी को नौकरी दे सकता है एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चर सेक्टर। और इसमें ये बता रहा है कि जो यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर है ये क्या करते हैं, यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट करता है, जिस कारण से कोई भी एक गरीब देश है उसका और ज़्यादा यहाँ पे क्या होता है, ओवरऑल प्रोस्पेरिटी होता है। अब देखो इसी कारण से इन्हीं सब कारण से यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर। यू माइट हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट, देखो जब हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था कि हमारे देश में यहाँ पे बहुत कम वैरायटी के यहाँ पे अलग अलग इंडस्ट्री हमको देखने को मिलते थे, जैसे कॉटन हो गया या फिर कॉटन टेक्सटाइल या फिर जूट का ही इंडस्ट्री हमको उस समय पे देखने को मिलता था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। देयर वर टू वेल मैनेज आयरन स्टील फर्म, और साथ में कुछ दो अच्छे से यहाँ पे हमको एक आयरन और एक स्टील के यहाँ पे और इंडस्ट्री देखने को मिलते थे, एक जमशेदपुर में था और एक कोलकाता में। बट ऑब्वियसली वी नीडेड टू एक्सपेंड इंडस्ट्रियल बेस विथ अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री इफ द इकोनॉमी वाज टू ग्रो। अब देखो पर हमको जाहिर सी बात है सिर्फ हमको मतलब कुछ इन दोनों के अलावा ही हमको और ज़्यादा टाइप ऑफ इंडस्ट्री चाहिए था ताकि हमारे देश का जो इकोनॉमी है यहाँ पे ग्रो कर सके। तो वहीं यहाँ पे बता रखा है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। The big question facing the policy maker was what should be the role of the government and the private sector in industrial development. At the time of independence, Indian industrialists did not have the capital to undertake investment in industrial venture required for the development of Indian economy, nor was the market big enough to encourage industrialists to undertake major projects even if they have capital to do so. अब देखो जब हमारा देश आज़ाद होता है तो जो हमारे देश के जो समय इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके पास ना उतना पैसा रहता है कि देश में किसी इंडस्ट्री को यहाँ पे खुद से यहाँ पे लगा सके। और वहीं हमारा जब देश आज़ाद होता है तो यहाँ पे सवाल रहता है कि सरकार को कितना किसी इंडस्ट्री में यहाँ पे रोल यहाँ पे इंटरफेयर करना चाहिए, कितना हमको ऑन करना चाहिए या फिर कितना प्राइवेट प्लेयर को ऑन करना चाहिए। फिर आगे ये बता रखा है कि एक तो लोग जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्हीं के पास पैसा नहीं था कि वो देश की इकोनॉमी में लगा सके, ना ही वैसा कुछ इंडिया का यहाँ पे वैसा मार्केट था कि जिन इंडस्ट्रियलिस्ट के पास यहाँ पे पैसा था वो यहाँ पे क्या कर सके, कुछ बड़ा यहाँ पे प्रोजेक्ट लेकर आ सके, क्योंकि यहाँ पे वैसा मार्केट ही उस समय क्रिएट नहीं हुआ था। It is principally for this reason that erstwhile government has to play an extensive role in promoting industrial sector। अब इन्हीं सब रीजन से क्या होता है, जो उस समय की हमारी सरकार है वो क्या करती है, एक बहुत मतलब डिसाइड करती है कि हम मेन रोल प्ले करेंगे इसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर के यहाँ पे प्रमोशन में। In addition, the decision to develop the Indian economy on socialist line led to the policy of government controlling the commanding heights of the economy। As the second 5-year plan put it, this means that the government would have complete control of those industries that were vital for the economy. The policy of the private sector would have to be complementary to those of the public sector, with the public sector leading the way। अब देखो इन सब कारण से क्या होता है
जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या डिसाइड करती है कि जो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है जो देश के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें मेन रोल कौन प्ले करेगा, जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर कौन यानी जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे रोल मेन प्ले करेगी, और जो प्राइवेट सेक्टर है उनका यहाँ पे क्या काम रहेगा, वो यहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर है उसको कॉम्प्लीमेंट्री वे में यहाँ पे मतलब उनको बस असिस्ट करने में सहायता करेगी, एक पीछे से उनको मतलब एक ऐसे रूप में काम करेगी कि मेन यहाँ पे लीड कौन करेगा, पब्लिक सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर का बस ये काम रहेगा कि पीछे से हमको क्या करना है, यहाँ पे अपना रोल प्ले करना है। तो इसी वे में गवर्नमेंट यहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन लेकर आती है 1956 का, आईपीआर जिसको हम लोग 1956 के नाम से जानते हैं। इन अकॉर्डेंस विद द कमांडिंग हाइट ऑफ इकोनॉमी द IPR of 1956 was adopted. This resolution formed the basis of second 5-year plan. यही जो resolution है होता है हमारा second 5-year plan रहता है, उसका basis create करता है। तो जो ये प्लान है, द प्लान विच ट्राइड टू बिल्ड द बेसिस फॉर सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, इसी प्लान से हम लोग जो हमारा सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी रहता है हम लोग इसमें क्रिएट करते हैं। अब सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी क्या होता है कि हमको किसके लिए काम करना है, वेलफेयर ऑफ द सिटीजन, लोक कल्याण का काम हमको करना है। दिस रिजोल्यूशन क्लासिफाइड इंडस्ट्री इनटू 3 कैटेगरी। अब ये जो आईपीआर 1956 का है ये जो यहाँ पे इंडस्ट्री से उसको 3 कैटेगरी में डाल देगा। पहला क्या है, फर्स्ट विच वुड बी एक्सक्लूसिवली ऑन बाय द गवर्नमेंट, पहला वो रहेगा जिसमें जिस इंडस्ट्री को पूरे तरीके से सरकार क्या करेगी, यहाँ पे ऑन करेगी, उसको उसका कंट्रोल सरकार के पास रहेगा। दूसरा क्या है, the second category consisted of industry in which the private sector could supplement the efforts to the public sector with the government taking the sole responsibility for starting new units। अब देखो दूसरा वैसा टाइप का इंडस्ट्री रहेगा जिसमें मेन रोल अभी भी इसमें गवर्नमेंट का रहेगा, पर इसमें कुछ प्राइवेट प्लेयर का यहाँ पे रोल यहाँ पे अलाउ कर दिया जाएगा कि जो प्राइवेट प्लेयर है यहाँ पे क्या जो सप्लीमेंट चाहिए होता है इन इंडस्ट्री को, इसमें प्राइवेट सेक्टर क्या करेंगे, उनको प्रोवाइड कर पाएंगे। पर अभी भी अगर मान लो सेकंड टाइप ऑफ इंडस्ट्री किसी को खोलना है तो न्यू यूनिट अभी भी कौन खोलेगा, जो गवर्नमेंट है वो। और जो तीसरा टाइप का यहाँ पे इंडस्ट्री रहता है ये क्या रहता है इसमें, और जो कंसिस्टेड ऑफ रिमेनिंग इंडस्ट्री विच वर टू बी इन प्राइवेट सेक्टर, और तीसरे टाइप के वो इंडस्ट्री रहेंगे जो बच जाएंगे, और वो किसको मिलेगा, यहाँ पे जो प्राइवेट प्लेयर है इसमें उनका मेन रोल रहेगा। तो यहाँ पे पहला देखो 3 टाइप का इंडस्ट्री है, पहला वो है जिसमें पूरा कंट्रोल यहाँ पे कौन किसका रहेगा, पब्लिक सेक्टर का यानी गवर्नमेंट का। दूसरा वो रहेगा कि पब्लिक सेक्टर यहाँ पे का इसमें लीड रोल रहेगा, पर यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सप्लीमेंट लाइक चीज। और तीसरा वो रहेगा जिसमें प्राइवेट प्लेयर का अपना रोल रहेगा। अब उसके बाद रखा है ऑल्दो देयर वाज अ कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री लेफ्ट आउट दैट प्राइवेट सेक्टर, द सेक्टर वाज केप्ट अंडर द स्टेट कंट्रोल थ्रू अ सिस्टम ऑफ लाइसेंस। No new industry was allowed unless a license was obtained from the government। अब देखो यहाँ पे बता रखा है, भले ही यहाँ पे जो कैटेगरी दे रखा है यहाँ पे थर्ड टाइप का कि जिसमें प्राइवेट सेक्टर के पास अपना कंट्रोल रहेगा, पर इसमें भी ये रहता था कि आपको जो भी अगर कोई प्राइवेट प्लेयर है अगर उसको उन सब टाइप का जो इंडस्ट्री खोलना है जो कैटेगरी थर्ड में आएंगे, तो उस खोलने के लिए सरकार से उसको लाइसेंस लेना पड़ता था कि बिना सरकार के परमिशन से आप नहीं खोल सकते हैं। No new industry were allowed unless a license was obtained from the government। यही मैं बताया। This policy was used for promoting industry in backward region। It was easier to obtain license if the industrial unit was established in economically backward area। In addition, such unit were given certain concessions such as tax benefit, electricity at lower tariff। The purpose of this policy was to promote regional equality। अब देखो यहाँ पे बता रखा है कि यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे किया गया था कि एक तो ये था कि आपको अगर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को यहाँ पे कोई इंडस्ट्री खोलना है तो उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब लाइसेंस लेना पड़ेगा, साथ में उसको एक चीज़ बता इसमें ये भी था, अगर कोई जाकर यहाँ पे जो रूरल एरिया है, यहाँ पे जो गांव के साइड के जो रीजन है, जो या फिर जो रीजन बैकवर्ड है, जो रीजन मतलब पीछे रह चुका है बाकी एज कम्पेयर टू अदर रीजन से, तो उन सब रीजन में कोई जाकर यहाँ पे अगर कोई इंडस्ट्री खोलता है तो उसको कुछ सरकार यहाँ पे फायदा देती थी। जैसे क्या दे रखा है कि उनको टैक्स बेनिफिट मिलता था, कंसेंसस मिलता था कि आप कम टैक्स फाइल करेंगे, या फिर उनको जो इलेक्ट्रिसिटी रहता था वो कम दामों पे मिलता था। तो ये सब क्यों किया गया था, ताकि जो रीजनल इक्वालिटी है उसको यहाँ पे प्रमोट किया जा सके, ताकि जितने भी भारत के रीजन है वो एक लेवल पे आ सके। Even an existing industry had to obtain a license for expanding output or diversifying production, producing a new variety of foods. This was meant to ensure that the quantity of good produce was not more than what the economy required. License to expand the production was given only if the government was convinced that economy required a larger quantity of goods। अब देखो आगे ये बता रखा है, अगर मान लो कोई पहले एक बार लाइसेंस लेके यहाँ पे इंडस्ट्री खोल दिया, तो वो खोल दिया तो अगर मान लो उसको अपने
अपने इंडस्ट्री को एक्सपेंड करना है, बड़ा करना है, तो बड़ा करने के लिए भी उसको यहाँ पे लाइसेंस लेना पड़ता था। या फिर मान लो एक कोई इंडस्ट्री प्राइवेट इंडिविजुअल खोल दिया, अब उसमें उसको मान लो कि कोई और टाइप का यहाँ पे चीज़ बनाना है, तो उस नए टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ चीज़ बनाने के लिए, गुड्स बनाने के लिए भी उसको यहाँ पे लाइसेंस लेना पड़ता था। तो ये सब इसलिए किया गया था ताकि यहाँ पे क्या किया जा सके कि किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन यहाँ पे ज़्यादा ना हो, जितना इकोनॉमी में रिक्वायर्ड कोई चीज़ है उतना ही यहाँ पे उसका प्रोडक्शन हो सके। आगे ये बता रखा है कि अगर यहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे लाइसेंस लेने के लिए कोई अगर जाता था तो वो गवर्नमेंट तभी देती थी जब उसको लगता था कि हाँ जो हमारा देश का इकोनॉमी है वो इतने गुड्स को यहाँ पे ऑब्जर्व कर पाएगा, तभी, नहीं तो किसी को लाइसेंस मिलता भी नहीं था। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री 1955 वेरी स्मॉल एंड village and small scale industry committee called the Carvey committee noted the possibility of using a small scale industry for promoting rural development। अब देखो यहाँ पे क्या बता रखा है, 1995 में क्या होता है, जो विलेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी था, जिसको हम लोग दूसरे किस नाम से जानते हैं, कार्वे कमेटी, वो यहाँ पे एक चीज़ का पॉसिबिलिटी नोट करता है कि हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का इस्तेमाल कर कर जो यहाँ पे ग्रामीण एरिया है उसका यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग उसका यहाँ पे विकास कर सकते हैं। आगे यही बता रखा है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री था इसका डेफिनेशन हमेशा मतलब हर टाइम पे इसका चेंज होते रहता है। अब इस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ये रहता है कि एक मैक्सिमम यहाँ पे लिमिट लगा दिया जाता है कि इस अमाउंट तक ही पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा, इस अमाउंट तक कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उससे ज़्यादा, तो वो क्या होगा, वो उस टाइप का जो इंडस्ट्री रहेगा वो हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रहेगा। समय समय के हिसाब से उसका जो लिमिट रहता है पैसा इन्वेस्ट करने का वो हमेशा चेंज होते रहता है। In 1950, a small scale industry unit was one which invest a maximum of rupee 5 lakh. At the present, the maximum investment allowed is rupee 1 crore. अब देखो 1950 में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो हो सकता था जब आप किसी भी इंडस्ट्री खोलने के लिए 5 लाख तक का रुपए लगाते थे तो वो क्या होता था, कहलाता था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। पर अभी के टाइम में अगर आप 1 करोड़ तक का पैसा लगाते हैं, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो किसके अंडर में आएगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के डेफिनेशन में आएगा। ये बुक के हिसाब से पता नहीं अभी के टाइम पे ये शायद डेफिनेशन चेंज भी हो गया हो। अब अभी के अंडर में, अभी के टाइम पर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ये 2020 में क्या हुआ, यहाँ पे एमएसएमई यानी मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यहाँ पे लेकर आया गया, और अब जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउ है उसमें वो 10 करोड़ हो चुका है। मतलब जब देश आजाद हुआ था वो सिर्फ 5 लाख था, फिर इस बुक के हिसाब से 1 करोड़ दे रखा है, और प्रेजेंट टाइम पर 10 करोड़ वो पहुंच चुका है। अब यहाँ पे आगे क्या बता रखा है, इट इज बिलीव दैट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आर मोर लेबर इंटेंसिव, दे आर मोर they use more labor than the large scale industry and therefore generate more employment, but this industry cannot compete with the big industrial firm. It is obvious that development of a small scale industry require them to be sealed from the large firm. अब देखो यहाँ पे क्या बता रखा है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होते हैं ये क्या होता है, इसमें ज़्यादा यहाँ पे लोग काम करते हैं एज कम्पेयर टू जो मशीन जो यहाँ पे लार्ज स्केल इंडस्ट्री है उसमें ज़्यादा कोई भी प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन करने के लिए ज़्यादा मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। पर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होता है इसमें ज़्यादा लोग काम करते हैं, यानी लेबर इंटेंसिव फील्ड, लेबर इंटेंसिव रहता है ये, जिस कारण से क्या है ये एक एम्प्लॉयमेंट कर ज़्यादा जनरेट करने का एक मतलब तरीका भी है कि अगर हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उस एरिया में खोलते हैं तो ज़्यादा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके। तो इस कारण से क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जाहिर सी बात है जो बड़े बड़े यहाँ पे फर्म है उनके सामने compete नहीं कर पाएगी, तो सरकार के सामने ये भी रहता है कि हमको इनको क्या करना है, लार्ज फर्म से इनको बचा के भी रखना है ताकि ये भी क्या कर यहाँ पे सर्वाइव कर पाए। For this purpose, the production of number of products was reserved for the small scale industry. The creation of reservation being the ability of to this unit to manufacture the good. This were also given concessions such as lower excise duty and bank loan at lower interest rate. अब इसी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थे उनको बचाने के लिए यहाँ पे सरकार क्या करती है, सरकार यहाँ पे एक चीज करेगी कि यहाँ पे एक लिमिट लगा देगी कि
स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रिजर्व कर देगी कि कोई भी चीज अगर प्रोड्यूस होगा तो उसमें से कुछ क्वांटिटी ऑफ अमाउंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से आएगा, तो जाहिर सी बात है तो इससे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को यहाँ पे फायदा होगा। फिर आगे ये बता रखा है कि उनके लिए जो एक्साइज ड्यूटी रहता था उसको भी यहाँ पे कम कर दिया जाता था, जिस कारण से उनका चीज ज्यादा सस्ता मिलेगा एज कम्पेयर टू जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री के बनाया हुआ चीज है उनके द्वारा। या फिर इनको जो लोन रहता था बैंक लोन वो भी कम इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड कर मतलब उस टाइम पे करवाया जाता था सरकार के द्वारा। अब यहाँ पे क्या है, ट्रेड पॉलिसी। अब यहाँ पे एक चीज लेकर आया गया ट्रेड पॉलिसी जिसमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है। अब देखो ये क्या है, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी दैट इंडिया अडॉप्टेड वाज क्लोजली रिलेटेड टू द ट्रेड पॉलिसी। In the first 7 plans, trade was characterized by what is commonly known as inward-looking trade investment. Technically, this strategy is called import substitution institution. This policy aimed at replacing or substituting import with domestic production. For example, instead of importing vehicle made in foreign country, industry would be encouraged to produce them in India itself. अब देखो यहाँ पे जो हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रहता है इंडिया अडॉप्ट करता है, वो जो ट्रेड पॉलिसी रहता है वो स्टार्टिंग के पहले जो 5 ईयर प्लान रहता है उसमें क्या रहता है कि वो पॉलिसी हमारा इनवर्ड लुकिंग रहता है। अब इनवर्ड लुकिंग कैसे, ये चीज तुम समझो। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। अगर मान लो कोई चीज हमको बाहर से मंगाना है अपने देशवासियों के लिए, तो वो चीज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा उसका प्रोत्साहन देंगे अपने लोगों को कि उस चीज का यहाँ पे प्रोडक्शन भारत में खुद से हो सके। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है कि जो एक साइकिल, कोई भी यहाँ पे गाड़ी यहाँ पे बाहर से आता है, फॉरेन कंट्री से आता है, तो उस चीज को हम लोग क्या करें, गाड़ी को खुद से बनाए ताकि क्या हो सके, हमको उस गाड़ी को दूसरे देश से यहाँ पे मंगाना ना पड़े। तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। यानी कोई चीज हम लोग बाहर से मंगा रहे हैं उसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपने ही खुद से बनाकर। In this policy, the government protected the domestic industry from foreign competition. इसी पॉलिसी में क्या होता है, जो हमारी सरकार रहती है, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री रहती है उनको बचाती है फॉरेन कंपटीशन से। प्रोटेक्शन फ्रॉम इंपोर्ट टू फॉर्म। अब ये जो प्रोटेक्शन लगाया जाता है यहाँ पे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए, ये दो यहाँ पे फॉर्म क्रिएट कर लेगा। अब देखो ये क्या दे रखा है, टैरिफ एंड कोटा। अब देखो टैरिफ्स आर टैक्स ऑन imported goods, they make imported goods more expensive and discourage their use. अब देखो टैरिफ क्या है, टैरिफ एक ऐसा चीज है जिसमें हम क्या कर देंगे, कोई भी चीज बाहर से आ रहा है उस चीज पे हम लोग यहाँ पे टैक्स लगा देंगे। अगर टैक्स लगा देंगे तो चीज क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंडिया में महंगा मिलेगा, तो महंगा मिलेगा तो जाहिर सी बात है लोग यहाँ पे खरीद नहीं पाएंगे। तो टैरिफ ऐसा चीज है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टैक्स इंपोज कर देते हैं उस चीज पे। अब कोटा क्या होता है, कोटा स्पेसिफाइज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच कैन बी इंपोर्टेड। द इफेक्ट ऑफ द टैरिफ एंड कोटा इज दैट दे रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट and therefore protect the domestic firm from foreign competition. कोटा क्या होता है, कोटा में हम लोग बोल देंगे अगर किसी चीज को बाहर से हम लोग मंगा रहे हैं तो वहां पे हम लोग लिमिट फिक्स कर देंगे कि इतना ही अमाउंट में कोई चीज देश में आएगा, उससे ज्यादा नहीं आ सकता है। तो टैरिफ और कोटा का इस्तेमाल करके सरकार क्या करती है, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री रहती है उसको यहाँ पे बचाती है फॉरेन कंपटीशन से। The policy of protection was based on the notion that industry of the developing countries was not in a position to compete against the goods produced by developed economies. अब ये इस करने के पीछे का यही सरकार का क्या नाम रहता है, या फिर और जो इकोनॉमिस्ट है उनका ये क्या नाम रहता है, कोई भी अगर डेवलपिंग नेशन है वो एक डेवलप नेशन, अगर मान लो कोई डेवलप नेशन है जैसे यूएस हो गया, यूरोप के कंट्रीज हो गए, उनके पास पहले से सब टेक्नोलॉजी है, तो वो उसी चीज को कम दाम में बनाएंगे। तो कम दाम में बनाएंगे तो वो अगर देश में यहाँ पे बेचेंगे तो वो क्या हो जाएगा, लोग कम जो सस्ता दाम में उसी को खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा देश अभी डेवलपिंग स्टेज में है। तो डेवलपिंग स्टेज में है तो हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिस कारण से हम लोग उस चीज को सस्ता में बना सके, तो हमारा बनाया हुआ चीज महंगा मिलेगा। तो और वही चीज उनके पास सस्ता रहेगा, तो वो चीज अगर ला के इंडिया में बेचना शुरू कर देगा सब, तो क्या हो जाएगा, जो हमारे यहाँ के इंडियन प्रोड्यूसर हैं उनका सामान तो बिक ही नहीं पाएगा। इसलिए सरकार क्या करती है, कोटा और टैरिफ का इस्तेमाल करती है ताकि क्या हो सके, जो बाहर की चीजें वो भी यहाँ पे महंगा हो जाए, जिस कारण से लोग उनको खरीदे ही ना। It was assumed that if the domestic industry was promoted, they would learn to compete in the course of time. Our planner also feared the possibility of foreign exchange being spent on import luxury goods if no restriction were produced or imports, nor was any serious thought was given to promote export until the mid 80s. आगे यही बता रखा है कि
तो सेम चीज़ का डर हमारे जो देश के इकोनॉमिक पॉलिसी के प्लानर थे उनको भी यही था कि जो फॉरेन गुड्स है हमारे देश को, फॉरेन गुड्स इंडिया के यहाँ पे जो इंडिया का जो मार्केट है उसको डोमिनेट ना करने लगे, जिस कारण से इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा। आगे वो लोग ये भी सोचता है कि स्टार्टिंग में ऐसा हम लोग करते हैं, आगे चलकर हमारे देश वाले भी यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपना लेंगे, जिस कारण से हम भी आगे चलकर क्या करेंगे, यहाँ पे कम्पीट उनसे करना शुरू कर देंगे, तब इस पॉलिसी को हटा दिया जाएगा। पर 1980 तक यहाँ पे वैसा कोई कोई ऐसा गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसी नहीं लिया जाता है जिससे क्या किया जा सके कि जो हमारा कोई चीज़ हम लोग बना रहे हैं उसको हम लोग बाहर भी ले जाकर बेच सके और वो यहाँ पे कम दाम पर प्रोड्यूस हो सके। ये कब तक का बात है, ये 1990 तक का टाइम पीरियड हम लोग पढ़ रहे हैं। इस चीज़ को मैं किसी को भी बताऊंगा कि प्रेजेंट सिनेरियो से इसको नहीं लेकर देखना है। क्यों? क्योंकि अभी के टाइम पर ये जितना भी चीज़ें हम लोग इससे बहुत आगे आ चुके हैं लोग। अब हम भी लोग यहाँ पे चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं और दूसरे देश में हमारा भी जो यहाँ पे गुड्स या सर्विसेज है वो यहाँ पे जाता है। अब यहाँ पे क्या इफेक्ट ऑफ पॉलिसी ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। The achievement of India industrial sector during the first 7 plan are impressive indeed. The proportion of GDP contributed by industrial sector increased from the period 13% in 1950 to 51 to 24.6% in 1991। अभी देखो यहाँ पे बता रखा है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडिया का था, इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो मतलब बहुत ज़्यादा अचीवमेंट लेकर आता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस करता है, खासकर स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, यानी स्टार्टिंग के 35 ईयर्स तक। जो इनका एक टाइम पर इंडस्ट्रियल सेक्टर का इंडिया के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना था, 13%। यानी मान लो 100 में से सिर्फ 13 रुपए कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर। वो 1990 आते आते तक कितना हो गया था, यहाँ पे 24.6%, यानी 100 में से मान लो 24 रुपए तुम मान लो। द राइज इन द इंडस्ट्री शेयर ऑफ जीडीपी एंड इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। अब देखो इंडस्ट्री शेयर का जीडीपी में राइज होना एक डेवलपमेंट का एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर माना जाता है। फिर आगे बता रहा आगे है कि द 6% एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द पीरियड इज ऑल्सो कमेंडेबल। नो लॉन्गर वाज इंडियन इंडस्ट्री रिस्ट्रिक्टेड लार्जली टू कॉटन, टेक्सटाइल and jute. In fact, the industry sector became very well diversified by 90s, largely due to LPG, largely due to the public sector। अब देखो यहाँ पे क्या बता रखा है कि अब जो इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर था ये क्या था, उस टाइम पीरियड में किस रेट से ग्रो किया था, 6% के रेट से ग्रो किया था, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। साथ में ये भी बता रखा है कि अब इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था ये सिर्फ कॉटन और टेक्सटाइल या फिर जूट इस सब में नहीं था। अब हम लोग और भी यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री को डाइवर्सिफाई कर दिए थे, हम लोग बहुत सारे चीज़ का यहाँ पे प्रोडक्शन करना शुरू कर दिए थे, खासकर 1990 के बाद से, जिसमें एक मेन रोल कौन प्ले करता है, जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर है वो। The promotion of a small scale industry gave opportunities to those people who did not have the capital to start large firm to get into business। अब देखो यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का प्रमोशन करने से क्या होता है, उन लोगों के लिए फायदा होता है जिसके पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं रहता है कि वो एक यहाँ पे बिजनेस शुरू कर सके। तो उसमें जो सरकार उनको लोन कम दाम पे प्रोवाइड करवाती है, जिससे क्या होगा, उनको यहाँ पे फायदा होगा। प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन एनेबल द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस इंडस्ट्री इन एरियाज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑटोमोबाइल सर्विस विच अदरवाइज कुड नॉट हैव डेवलप। आगे ये बता रखा है कि जो फॉरेन कंपटीशन है यहाँ पे सरकार यहाँ पे फॉरेन कंपटीशन यहाँ पे लाने से रोक देती है, जैसे टैरिफ और टैक्स यहाँ पे कोटा का सिस्टम लगाकर, जिस कारण से क्या होता है, भारत के अपने यहाँ पे जो इंडिजीनियस इंडस्ट्री है वो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर में वो यहाँ पे ग्रो कर पाती है सरकार की ही मदद से। अगर सरकार इसमें एक मेन रोल प्ले नहीं करती तो वो क्या होता है, ये लोग यहाँ पे उस लेवल से ग्रो नहीं कर पाता। In spite of contribution made by the public sector to the growth of Indian economy, some economics are critical to the performance of many public sector enterprise। अब देखो यहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर यानी पब्लिक सेक्टर कौन है, इसमें सरकार यहाँ पे मेन रोल प्ले करती है। तो पब्लिक सेक्टर का इतना ज़्यादा मेन रोल प्ले होने के बावजूद कुछ यहाँ पे इकोनॉमिक्स है वो उनका क्या नाम रहता है कि जिस हिसाब से पब्लिक सेक्टर यहाँ पे ग्रो कर पाती है उस हिसाब से नहीं करती है। It was proposed at the beginning of the chapter that initially public sector was required in big way। अब देखो स्टार्टिंग में जैसे ही हम लोग चैप्टर पढ़े थे हम लोग क्या जाने थे कि पब्लिक सेक्टर का जब देश आजाद हुआ था तो बहुत ज़्यादा जरूरी था। क्यों? क्योंकि लोग के पास कुछ था ही नहीं उस समय। It is now widely held that state enterprise continue to produce certain goods and services, often monopolizing them, although this was no longer required। अब देखो अब इस समय आते आते क्या हो गया था, जो लोग थे उनका ये क्या नाम था कि अब
अब यहाँ पे जो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर है, यानी जो सरकार के द्वारा जो ऑन किया हुआ यहाँ पे इंडस्ट्रीज है, उनको सिर्फ कुछ ही ऐसे चीज को यहाँ पे प्रोड्यूस करना चाहिए, ये ना कि सभी जो अधिकतर पहले जो गुड्स और सर्विसेज को यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज जो वो लोग प्रोड्यूस करता था, जिस कारण से वो लोग मोनोपोलाइज कर दिया सिर्फ खुद करते हुए, इसका अब जरूरत नहीं है क्योंकि समय चेंज हो गया है। एन एग्जाम्पल इज द प्रोविजन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। अब एग्जाम्पल बता रखा है कैसे, जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस है उसका एग्जाम्पल देखे। This industry continued to be reserved for public sector even after it was realized that private sector firm could also provide it। अब देखो जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, ये क्या होता है, इसको रियलाइज हो जाता है कि अब प्राइवेट सेक्टर भी इस कुछ चीज को लोगों को प्रोवाइड करा सकता है। यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन का यहाँ पे जो भी यहाँ पे सिम ये सब हो गया, मोबाइल नेटवर्क ये सब हो गया जो हमको देखने को मिलता है, उस समय एक टाइम पे किसके अंडर में था, वो सब सरकार के अंडर में था। पर आगे चलकर सरकार क्या करेगी, अभी के टाइम से तो अब तो एयरटेल, वीआई, जियो ये सब हो गया, तो वहीं बता रखा है कि उस समय तक सरकार को यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में रहने का जरूरत नहीं था, फिर भी सरकार फिर भी यहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर के थ्रू सरकार क्या की थी, यहाँ पे उस चीजों को ऑन करती थी जिसका वो जरूरत नहीं था। Due to absence of competition, even till late 90s, one had to wait for a long time to get telephone connection। वही बता रखा है कि इसमें ये बता रखा है कि अब देखो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर है तो जाहिर सी बात है कंपटीशन है नहीं। कंपटीशन कैसा नहीं है, क्योंकि कोई प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे अलाउ नहीं है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में। तो 1990 तक, लेट 1990 तक, मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग के 2000 तक भी आपको क्या देखने को मिलता था कि अगर मान लो किसी को यहाँ पे टेलीफोन कनेक्शन लगवाना रहता था उस समय, तो उसको महीनों का इंतजार करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो सरकार के अंडर में रहती थी और सरकार के एम्प्लॉय उसको ऐसे इफिशिएंट वे में काम नहीं करते थे। अनदर इंस्टेंस कुड बी द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न ब्रीड, अ ब्रीड मैन्युफैक्चरिंग फर्म, as is the private sector could not manufacture breed. In 2001 this firm was sold to the private sector. The point is that after 4 decades of planned development of Indian economy, no distinction was made between what public sector alone can do and what the private sector can also do। अब देखो यहाँ पे यही बता रखा है, आगे ब्रीड में भी यहाँ पे वही दे रखा है कि ब्रीड सेक्टर को भी यहाँ पे लोग प्राइवेट इंडिविजुअल थे, यहाँ पे मॉडर्न ब्रीड यहाँ पे बना मैन्युफैक्चर कर सकते थे, पर फिर भी इसमें पब्लिक सेक्टर यहाँ पे क्या बिना मतलब का इंटरफेरेंस उसका था, प्राइवेट सेक्टर को दिया नहीं गया था। आगे चलकर 2001 में फाइनली इसको प्राइवेट कर दिया जाएगा। टेलीकम्युनिकेशन में भी देख लो यहाँ पे कि 2000 के बाद से यहाँ पे कुछ यहाँ पे जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है यहाँ पे वो क्या किया जाएगा, प्राइवेट करना शुरू कर दिया जाएगा। तो उस समय बहुत सारे यहाँ पे प्राइवेट यहाँ पे जो यहाँ पे टेलीफोन नेटवर्क हैं वो आएंगे, जैसे एयरसेल हो गया, एयरटेल हो गया, वीडियोकॉन हो गया, टाटा डोकोमो हो गया, तो ये सब उस समय का टाइम पीरियड, या फिर रिलायंस हो गया, उस टाइम पे ये सब आएंगे। फिर आगे चलकर स्टार्टिंग में असली में टेलीकम्युनिकेशन यहाँ पे जो सेक्टर था प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में कब जाता है, जब से उसके बाद से ही देश में यहाँ पे जो इंटरनेट का कनेक्शन था वो भी ज़्यादा अच्छा होता है। वो होता है कब, यहाँ पे जब जियो यहाँ पे मार्केट में आता है 2018 के अराउंड में, और खासकर 2014 के बाद से यहाँ पे हो गया था कि हाँ अब हमको यहाँ पे क्या करना है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर इसको पूरे तरीके से प्राइवेट कर देना है ताकि क्या हो सके, अच्छे से ये यहाँ पे रन कर सके। तो यहाँ पे यही बता रखा है आगे कि इतना सालों के इतना साल के प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बाद भी जो हमारी जो गवर्नमेंट थी, ये मतलब दो चीज़ों को यहाँ पे नहीं क्लासीफाई कर पाई कि अब अभी के टाइम के हिसाब से, अब तो देश आज़ाद हुए यहाँ पे कितना 40 साल हो गया है, तो अभी के टाइम के हिसाब से हमको क्या यहाँ पे कौन सा ऐसा चीज़ है जिसको सिर्फ उसमें पब्लिक सेक्टर के अंडर में होना चाहिए, और कौन सा ऐसा चीज़ है जो प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ पे कर सकता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, इवन नाउ ओनली द पब्लिक सेक्टर सप्लाइज नेशनल डिफेंस एंड इवन तो द प्राइवेट सेक्टर कैन मैनेज होटल येट द गवर्नमेंट ऑल्सो रन द होटल। दिस हैज लेड टू स्कॉलर्स टू आर्ग्यू दैट द स्टेट should get out of the areas which the private sector can manage and the government may concentrate its resources on important service which the private sector cannot। आगे ये बता रखा है कि एग्जाम्पल दे रखा है कि अभी भी जो डिफेंस में जो भी सप्लाई होता है वो अभी भी क्या जो पब्लिक सेक्टर है उसमें उसका मेन हाथ रहता है। जो भी मतलब डिफेंस में हथियार हो गया या फिर कोई भी यहाँ पे हमको ड्रोन या फिर कोई भी मिसाइल देखने को मिलता है, उसमें मेन किसका रहता है, जो पब्लिक सेक्टर है उन्हीं का रहता है। प्राइवेट सेक्टर को अभी भी इसमें वैसे नहीं दिया गया है, पर ये बुक के हिसाब से अब प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ पे डिफेंस में मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर चुके हैं। फिर आगे एक और एग्जाम्पल दे रखा है किसका, कि
होटल मतलब इंडिया में होटल, जबकि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर वाले चला सकते थे, फिर भी इसमें क्या है कि इसमें ये दे रखा है कि अभी भी यहाँ पे जो सरकार है होटल यहाँ पे मैनेज करती है, रन करती है, पर अभी के हिसाब से होटल भी बहुत सारा प्राइवेट हो चुका है। ये बुक के हिसाब से अभी हम लोग 1990 का पढ़ रहे थे, इसलिए मैं बार बार ध्यान दिला दे रहा हूँ कि आप लोग इसको प्रेजेंट सिनेरियो से नहीं रिलेट करेंगे। Many public sector firms incurred huge loss but continue to function because it's difficult to close a government undertaking even if it drain on the nation limited resources। अब देखो यहाँ पे बता रखा है कि अभी भी बहुत सारे पब्लिक सेक्टर फर्म है जो यहाँ पे बहुत लॉस में होते हैं, फिर भी यहाँ पे चल ही रहे हैं। क्यों? अब फिर भी सरकार को चला पाना उसके लिए मुश्किल है, फिर भी वो चले ही जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भी इस सिनेरियो में जब यहाँ पे नेशन के पास खुद कम रिसोर्सेस है। अब इसका ये आगे बता रहा है, दिस डज नॉट मीन दैट प्राइवेट firm always are profitable. Indeed, a quite few of the public sector firms were originally private firms which were on the verge of closure due to losses when they were then nationalized to protect the job of the worker. However, a loss-making private firm will not waste resources by being kept running despite the losses। आगे ये बता रखा है कि बहुत सारे ऐसे उस समय प्राइवेट फर्म भी थे जो यहाँ पे क्या हो गए यहाँ पे वो लॉस के कगार में आ गए थे, जिस कारण से बंद होने के कगार पर आ गए। तो जो सरकार क्या की, उनको अपने अंडर में ले ली, ताकि जो लोग उसके अंडर में प्राइवेट सेक्टर में उस जो प्राइवेट इंडस्ट्री था जिसके द्वारा ऑन किया जाता था, उसमें जो लोग काम करते थे उनका नौकरी ना चला जाए, जिस कारण से उस टाइम पीरियड पे सरकार मजबूरी में उनको अपने अंडर में लेकर अभी भी चलाते हुए आ रही है। भले ही उनको यहाँ पे लॉस फेस करने को मिल रहा है। द नीड टू ऑब्टेन अ लाइसेंस टू स्टार्ट एन इंडस्ट्री वाज मिसयूज बाय इंडस्ट्रियल हाउसेज। अब यहाँ पे हम लोग उस क्या पढ़ रहे हैं, जो यहाँ पे मिसयूज किया गया था, इन टाइम पीरियड में क्या क्या मिसयूज किया गया, जो यहाँ पे लोग थे या फिर जो सरकार थी उनका कैसे, जो यहाँ पे इकोनॉमिक्स है कैसे इनके अप्रोच को यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो अभी हम लोग जान रहे हैं। तो वही बता रखा है, जो लाइसेंस सरकार देती थी किसी भी इंडस्ट्री शुरू करने के लिए, ये मिसयूज किया गया जो बड़े बड़े यहाँ पे इंडस्ट्रियल हाउस थे उनके द्वारा। वही बता रखा है, जो बड़े इंडस्ट्रियल हाउस होते थे ये क्या करते थे, वुड गेट अ लाइसेंस नॉट फॉर स्टार्टिंग अ न्यू फर्म बट टू प्रिवेंट कंपिटिटर्स फ्रॉम स्टार्टिंग अ न्यू फर्म। देखो वो क्या करता था लोग कि उनके पास अगर उनको लाइसेंस मिल जाता था तो वो जो नए, अगर मान लो उसी इंडस्ट्री सेक्टर में कोई और यहाँ पे आदमी जाकर अगर इंडस्ट्री बनाना चाह रहा है तो उसको यहाँ पे लाइसेंस नहीं दिलवाने देते थे जो नेता रहते थे उनसे मिलकर। वहीं आगे बता रखा है, द एक्सेसिव regulation of what came to be called the permit license राज prevented certain firm from becoming more efficient। अब देखो इतना ज़्यादा लाइसेंस राज के कारण कुछ यहाँ पे जो अच्छे फर्म थे वो यहाँ पे और ज़्यादा इफिशियंट वे में काम कर पाते या और ज़्यादा बड़े बन पाते, जो हमारे देश के लिए डायरेक्टली फायदा होता, पर वो नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइसेंस राज का सिस्टम था, यानी सरकार को जब लगता था तभी सरकार यहाँ पे लाइसेंस प्रोवाइड करती थी। More time was spent by industrialists in trying to obtain a license or a lobby when the concerned ministry rather than on thinking about how to improve their product। अब देखो अधिकतर टाइम जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो क्या करते थे, यहाँ पे जो जिस विभाग का जो मिनिस्टर रहते थे उनके साथ टाइम स्पेंड करते थे, ताकि जिस विभाग का इंडस्ट्री खोलना है, अगर मान लो किसी को यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडस्ट्री खोलना है तो जो यहाँ पे देश का कृषि मंत्री होगा उसके साथ उस टाइम पीरियड पे क्या करेगा, ज़्यादा समय बिताएगा। क्यों? क्योंकि उसको लाइसेंस मिल सके। या फिर मान लो वो अपना यहाँ पे कोई इंडस्ट्री खोल दिया, तो अब सामने वाला कोई और जाके उसी एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडस्ट्री खोलना चाह रहा है तो वो क्या करेगा, वो ना खोले, उसके लिए उस मिनिस्टर के साथ मिलकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम वो लोग उसमें स्पेंड करने लगा। तो असली में जो ऐसे जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे अपने प्रोडक्ट का क्वालिटी एनहेंस करने में टाइम ना देकर वो लोग कहाँ टाइम दिए, जो मिनिस्टर थे उनके साथ मीटिंग करने में। The protection from foreign competition also being criticized on the ground that it continued even after it proved do more harm than good। आगे ये बता रखा है कि जो क्रिटिक्स हैं वो इसका भी क्रिटिसाइज करते हैं कि जो हम लोग फॉरेन कंपटीशन पे रोक लगा दिए थे, ये जानते हुए कि इससे हमको ज़्यादा घाटा हो रहा है बावजूद फ़ायदा के। ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट द इंडियन कंज्यूमर हैड टू परचेज वॉट एवर द इंडियन प्रोड्यूसर आर प्रोड्यूस। द प्रोड्यूसर वर अवेयर दैट दे हैड अ कैप्टिव मार्केट, सो दे हैड नो इंसेंटिव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर गुड्स। वाई शुड दे थिंक ऑफ इम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी व्हेन दे शुड कुड सेल लो क्वालिटी आइटम एट हाई प्राइजेस। कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्ट फोर्स आवर
प्रोड्यूसर टू बी मोर इफिशियंट। अब देखो ये बता रखा है यहाँ पे फॉरेन गुड पे यहाँ पे रोक लगा दिया गया, तो जिससे जो यहाँ पे जो लोकल प्रोड्यूसर थे इनको यहाँ पे क्या हुआ, उनको पता था कि जो भारत के लोग हैं उनको आखिर में कैसे भी जो कोई भी सामान है हमसे ही खरीदना पड़ेगा, तो वो सस्ता मतलब चीप क्वालिटी का सामान बनाकर बेकार सामान बनाकर ज़्यादा दाम पर बेचना शुरू वो लोग कर दिया। और वही चीज़ जो वो लोग बनाता था, जो बेकार रहता था, वो ऐसा दाम पर बेचता था लोग, जो चीज़ अगर हम लोग बाहर से खरीदे उसी रेट पर वो बहुत ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा मतलब लाख दर्जन अच्छा दाम पर हमको मिल सकता था। तो इस सब चीज़ को यहाँ पे जो ये सब सरकार का मूव था, इसको मतलब जो क्रिटिक्स है क्रिटिसाइज करते हैं। फिर आगे बता रहा है कि a few economists also point out that the public sector is not meant for earning profit but to promote the welfare of the nation. The public sector firms on this view should be evaluated on the basis of extent to which they contribute to the welfare of people, not on the profit they earn. आगे बता रहा है कुछ इकोनॉमिक्स ये भी बोलते हैं कि पब्लिक सेक्टर यहाँ पे सक्सेसफुल है या नहीं है, इसको हम लोग इस बेसिस पे ना हम लोग नापे कि ये कितना प्रॉफिट कमाया है, इस बेसिस पे हम लोग को नापना चाहिए कि जो ये लोगों के भलाई में कितना काम कर रखा है उसमें ये सक्सेसफुल हो पाया है कि नहीं, उस बेसिस पे हमको क्या करना चाहिए, इसके सक्सेस को देखना चाहिए। Regarding protection, some economists hold that we should protect our producer from foreign competition as long as the rich nation continue to do so। अब कुछ ऐसे भी इकोनॉमिक्स है वो उनका क्या नाम रहता है कि फॉरेन कंपटीशन से हमको अपने चीज़ों को तब तक बचाना चाहिए जब तक हम लोग उसको बचा सके। Owing to this all this conflict, economics called for a change in our policy. This alongside with other problem led to the government to introduce a new economic policy in 1991। अब इन सब कारण से और भी कुछ ऐसा इवेंट होता है जिस कारण से क्या होता है, फाइनली 1991 में हमारा जो इकोनॉमिक पॉलिसी है पूरी तरीके से चेंज होते हुए हमको दिखेगा, जो कि हम लोग कब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब कंक्लूजन दे रखा है, द प्रोग्रेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी during the first 7 plans were impressive indeed. Our industry became far more diversified compared to the situation at independence। यही कंक्लूजन में ये बोल रखा है कि जो हमारा इंडिया इकोनॉमी का जो परफॉर्मेंस था, खास करके जो पहला स्टार्टिंग का जो 7 यहाँ पे 5 ईयर प्लान था यानी 35 ईयर्स में, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। फिर ये बता रखा है कि जो हमारा इंडस्ट्री थे वो और ज़्यादा डाइवर्सिफाई हुए, जो एक टाइम पे हम लोग सिर्फ कॉटन या फिर जूट इंडस्ट्री में मतलब हम लोग उस साइड में हम लोग ज़्यादा प्रोडक्शन करते थे, अब हम लोग क्या किए और अलग अलग सेक्टर में यहाँ पे इंडस्ट्री लेकर आए। इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन थैंक्स टू द ग्रीन रेवोल्यूशन। इसी टाइम पीरियड में क्या हुआ, हम लोग सेल्फ सफिशिएंट बने फूड ग्रेन्स में ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण। लैंड रिफॉर्म लेकर आया गया जिस कारण से क्या हुआ, जो जमींदारी सिस्टम था वो हटा यहाँ पे। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या हुआ, जो many economics became dissatisfied with the performance of many public sector enterprise। इसी टाइम पीरियड पे जो बहुत सारे इकोनॉमिक्स हैं वो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसके परफॉर्मेंस से नाखुश है। एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशन प्रिवेंटेड ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। गवर्नमेंट का ज़्यादा यहाँ पे हस्तक्षेप था जिस कारण से क्या हुआ, उनका ये कहना है कि जो यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप खुद यहाँ पे ग्रो कर सकता था वो नहीं हो पाया। सेल्फ रिलायंस के नाम पर जो इंडियन प्रोड्यूसर थे उनको बचाने के चक्कर में यहाँ पे फॉरेन कंपटीशन फेस नहीं कराया गया, जिस कारण से क्या हुआ, वो लोग जो क्वालिटी गुड वो जो प्रोड्यूस करते थे वो कभी इंप्रूव ही नहीं हो पाया। क्योंकि उनको पता था कि किसी भी सिचुएशन में यहाँ के लोग को यहाँ का बनाया हुआ ही सामान खरीदना पड़ेगा, क्योंकि बाहर के सामान पे रोक लगा हुआ है। इंडियन पॉलिसी जो इंडिया का जो पॉलिसी था वो भी इनवर्ड ओरिएंटेड था, जिस कारण से क्या हुआ, हम लोग एक स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट सेक्टर हम लोग नहीं बना पाए। इनवर्ड ओरिएंटेड मतलब कि हमको ये था कि हमको अपने लिए ही सिर्फ करना है, हम लोग कभी ये उस टाइम पे नहीं सोचे कि हम अपना चीज बनाकर यहाँ पे दूसरे देश में भी बेचे। This needed to reform for the economic policy was widely felt in the context of changing global economic scenario, and the new economic policy was initiated in 1991 to make the Indian economy more efficient. This as the subject to the next chapter। ये बता रखा है इन सब कारण से हम लोग क्या करेंगे 1991 में अपने इकोनॉमी को और ज़्यादा इफिशियंट बनाने के लिए चेंजेस लेकर आएंगे, जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब देखो कुछ चीज
इनके बारे में एक बार अच्छे से पढ़ लेना। इनको क्या बोला जाता है, ये हमारे हैं पीसी महलनोबिस, ये आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग इनको बोला जाता है। सेकंड 5 ईयर प्लान जो रहता है इन्हीं के अंडर इन्हीं के लीडरशिप में आता है। फिर आगे यहाँ पे ये बता रखा है, ये इनका पूरा नाम क्या है, प्रशांत चंद्र महलनोबिस इनका ये पूरा नाम है। फिर आगे यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो महलनोबिस थे इनका डेट ऑफ बर्थ है 1983, कहाँ ये पैदा हुए थे, कलकत्ता में। फिर पढ़े कहाँ से, प्रेसिडेंसी कॉलेज जो कलकत्ता में था वहाँ से ये अपना वहाँ से पढ़े। फिर आगे चलकर ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो इंग्लैंड था वहाँ आगे चलकर अपना पढ़ाई वहाँ से कंटिन्यू की है। फिर 1945 में जो यहाँ पे ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी था उसका मेंबर बनाया गया, जो एक प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन था, अलग अलग साइंटिस्ट थे उनका। फिर आगे बता रखा है कि ये महलनोबिस क्या करते हैं, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का फॉर्मेशन रखते हैं कोलकाता में। उसके बाद एक जर्नल स्टार्ट करते हैं संख्या, जो अभी भी मतलब चलते आ रहा है। तो ये कुछ इनके लिए मतलब इंपॉर्टेंट चीज था। बाकी तो कुछ है नहीं, बाकी मैं सब पढ़ा दिया हूँ। आज के इस चैप्टर में इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।